बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना है नावल तेरी राह गुजर की मुसाफते, रिटन बाय इफ़्फ़त ज़हर ताहिर। ये जो हमारा नावल है ये रूड हीरो बेस्ड है, और जो हीरो है वो डॉक्टर होता है, और फिर उसके बाद जो हमारा हीरो है वो थोड़ा सा स्टेटस डिफरेंस भी है। जो हमारी हीरोइन है वो बोल्ड है और अमीर, बिगड़ी हुई अमीर ज़ादी है, तो उसको हीरो पसंद आ जाता है। और ये कज़न बेस्ड भी है और रोमांटिक भी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि आज ये हमारा कंप्लीट पढ़ पाते हैं कि हाफ होता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वो नाइट ड्यूटी करके आया था, इसलिए बेसुध होकर सो रहा था, मगर वो आवाज़ इतनी बुलंद थी कि ज़ईम चौंक कर उठ बैठा। बिस्तर से उतरकर दरवाज़ा खोलने तक इसके अंदाज में बहुत तेज़ी थी, मगर फिर इसका हाथ दरवाजे की नोक पर ही टिका रह गया। ज़रा से खुले दरवाजे में से आने वाली आवाज़ों को इसने शनाख्त कर लिया। मुझे तो बात समझ में नहीं आती कि मेरे ये दिन रात मेहनत करने का क्या फ़ायदा। सिर्फ अपने लिए तो नहीं कमा रहा हूँ, औलाद की खातिर जान मारा। होना तो ये चाहिए था कि इतनी आसाइशों में पलने वाली औलाद मुझे रिटर्न में भी कुछ देती। अच्छी तालीम, बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड, मगर नहीं, यहाँ क्या है? सिर्फ अवारगी, ऐशो आराम, या फिर रोज़ रोज़ की शिकायतें। ये चचा जान थे। बज़ाहिर बहुत खामोश और संजीदा दिखाई देने वाले चचा जान का गज़ब इस वक्त आसमान को छू रहा था। सो व्हाट सुहेल, हमें कौन सी डिग्रियाँ दिलाकर अपने बच्चों से टके टके की नौकरियाँ करवानी है? यही तो दिन है इनके खेलने कूदने के। आप गुस्सा मत हो, मैं खुद बात करूंगी दानी से। चाची जान बड़ी बेनियाली से कह रही थी। वो मजीद भड़क उठे। क्या बात करोगे तुम इससे? फाइनल एग्जाम्स हैं इसके, और पहले पेपर वाले रोज़ ही अपने जैसे नालायकों के साथ आवारागर्दी करके के लिए चला गया। अब बताओ, है कोई जवाब इसकी इन हरकत का तुम्हारे पास? कम ऑन सुहेल, क्यों ख्वाम का अपना बीपी हाई कर रहे हैं? बच्चा है, और फिर इस उम्र में तो यूं भी ऐसे एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं। चची जान हवस इन्हें ठंडा करने में लगी हुई थी। हाँ, बहुत अच्छे एडवेंचर्स हैं। चचा जान ने तन से भरपूर लहजे में कहा। कल को जब इन एडवेंचर्स के पीछे इसका फ्यूचर तबाह हो, तब फिर बैठकर याद करना इन एडवेंचर्स को। तुम भी और वो तुम्हारा लाडला भी। अभी शुक्र है कि इसे स्टेट्स नहीं भिजवा दिया तुम्हारे कहने में आकर, वरना पता नहीं वहाँ क्या खूल खिलाता। अब बस भी करे सुहेल, इस मुल्क के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप, और ये सब बिजनेस, प्रॉपर्टी और पैसा हमारे बच्चों का ही तो है। ऐसी छोटी मोटी बातें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, और एग्जाम्स में प्रेजेंस का क्या है, वो तो हम यूँ भी लिखवा सकते हैं, बल्कि हमारा बेटा बोर्ड में टॉप कर सकता है। चची जान के लबो लहजे में अमारत का गुरूर बोल रहा था। ज़ईम ने दिल ही दिल में इकरार किया। वाकई जितना पैसा और असर रसूख इन लोगों के पास था, इसके बलबूते पर तो वो कुछ भी कर सकती थी। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा झूठी शान, झूठी कामयाबी का? और इसमें दानिश का भी कोई कसूर नहीं। आलिया बेगम, ये सब तुम्हारी तरबियत है, मगर नहीं, तुम्हें अपनी पार्टी से नाम नहाद वीमेन एसोसिएशन की सदारत से और बेकार की मीटिंग से फुर्सत मिले तो तुम औलाद पर तवज्जो दो। ये सब तुम्हारी छूट और बेजा लाड प्यारी का नतीजा, जो यूँ खुदरे पौधे की तरह बढ़ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनका क्या बनेगा। अब की बार चचा जान ने इन्हें भी रगेट डाला, जिस पर वो यकीनन तिलमिला गई थी। तभी तो इनसे भी बुलंद आवाज़ में बोल उठी। बस सुहेल, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, चाहे तुमने जितना भी क्यों ना कमा लिया, मगर अंदर से तुम वही मिडिल क्लास शख्स हो जिससे मैंने कभी जोश में आकर शादी करने की गलती कर ली थी। वही ज़हनियत है तुम्हारी भी, ज़रा ज़रा सी बात पर औरत को पूरी तरबियत और लाड प्यार के ताने देने वाली। मैं ही क्यों, तुम्हारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। सिर्फ रुपया कमानी तो तुम्हारा काम नहीं। कभी बैठ कर 2 घड़ी बच्चों से बात की तुमने? और इल्ज़ाम दे रहे हो मुझे, जिसने ना सिर्फ कामयाबी से घर संभाला बल्कि एक मजबूत सोशल सर्कल बनाया। वो गुस्से में अदब आदाब भूलकर मुकाबले पर उतर आई थी। बहुत खूब, तो इन बच्चों की तरबियत के लिए मैं घर बैठ जाता हूँ, और तुम ज़रा अपने इस मजबूत सोशल सर्कल से इन आसाइशों और अय्याशों को बरकरार रख के दिखाओ। आज अगर हम अपनी मौजूदा हैसियत से ज़रा सा भी नीचे आ जाएं, तो मैं देखता हूँ कि जिस वीमेन एसोसिएशन की तुम्हें सदारत सौंपी गई है, वो तुम्हें एक मामूली वर्कर की भी हैसियत देते हैं या नहीं? ये सब मेरी मेहनत से कमाई हुई दौलत और इज्जत का करिश्मा है। माइंड यू सुहेल अब्बासी, दौलत के ये महल तुमने यूं ही खड़े नहीं कर लिए। इसकी बुनियाद बहरहाल मेरे डैडी ने तुम्हें फराहम की थी, और अब अगर मेरी जिद से मजबूर होकर इस वक्त तुम्हारा हाथ नहीं थामते, तो तुम्हारा शुमार भी इस वक्त बहुत से खाक नशीनों में होता। चची जान के लब लहजे में जद्दी पुश्ती करोड़पति होने का गरूर और बेपना तनफ्फर झलक रहा था। ज़ईम ने दरवाज़ा बंद किया और पलटकर बिस्तर पर आ बैठा। इसे इस शानदार महल जैसी कोठी में आए 1 हफ्ता होने को था, और अब तक वो इस रूटीन में जो कुछ देखते आया था, आज के मंजर इन सबकी नफ़ी करती थी। वो चचा और चची जान जो सबके सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी की हैसियत से नजर आते, इस वक्त यूं जानवरों की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे की इज्जत उतारने से भी ग्रेज नहीं कर रहे थे। इसे अब अपने यहाँ रहने के फैसले पर अफसोस होने लगा, मगर इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं था। इसके शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल में जॉब की ऑफ़र आई थी। वो दूसरे शहर जा रहा था, तब अम्मा ने इसका सामान पैक करते हुए इसे बताया था। मैंने तुम्हारे चचा को फ़ोन कर दिया। वो कह रहे थे कि जब तक तुम्हारी रहाइश का मसला हल नहीं होता, तुम इन्हीं के पास ठहरोगे, बल्कि वो तो मुझे भी वहीं आने का कह रहे थे।
वो बेयकीनी से इन्हें देखने लगा। फिर एहतजाजन बोला, ये क्या कह रही हैं आप? इनसे क्यों कहा आपने? 2-3 माह की बात थी, मुझे हॉस्पिटल की तरफ से रेजिडेंस भी मिल जाती, तब तक मैं किराए पर रह सकता था या फिर किसी होटल में। अच्छा चुप रहो, ख्वामखा होटल में रहते जब सगे चचा का घर है तो फिर यूं दर बदर फिरने की क्या ज़रूरत है? अम्मा का अपना ही अंदाज था। अब चाहे देवर ने सारी उम्र पलट कर इनकी खबर भी ना ली हो, मगर इनके हाथ फिर जब भी मौका लगता है किसी की खबर गहरी का या फिर मिल बैठने का तो वो गंवाती नहीं थी। अम्मा इतने सालों तक तो कभी उन्होंने पलट कर ये भी नहीं देखा कि भाभी और बच्चे जिंदा भी आएंगे कि नहीं, और आज जब खुदा ने हम पर अपना कर्म कर दिया तो आप ख्वामखा खुद को इनका एहसानमंद बनाने पर तुली हैं। ज़ईम को बुरा लगा। भाई इतनी मसरूफ ज़िंदगी में कब किसी और तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत मिलती है, और वो भी अकेली जान कमाने वाली औलाद की परवरिश। बहुत से झमेले होते हैं, ख्वामखा की कदूर तर वह में नहीं रखते। किसी से साफ दिल लेकर जाओ और हंसी खुशी सबसे मिलना, कहना कि मैं भी आऊँगी कभी। वो तनबीह करते हुए बोली, खबरदार भाई, जो समंदर की ठंडी हवा में गुम होकर मुल्तान की गर्मी को भुलाया तो। मरियम भीगती पल के लिए इसके शाने से लग गई तो खुद इसके दिल को कुछ होने लगा। कराची कुछ इतना नज़दीक भी तो नहीं था, और इस पर मस्तदार मोहब्बतों की जिस लड़ी में वो लोग परोए हुए थे वो तो सिर्फ और सिर्फ कुर्ब की मतकाजी थी, दूरी और फासलों की नहीं। अम्मा और मरियम का ख्याल रखना, इस बार में तुम्हें स्कॉलरशिप लेना है। मरियम से छोटे मौसम को गले से लगाते हुए इसने ताकीद की। वो प्री इंजीनियरिंग के पहले साल में था। तुम बस अपना ध्यान रखना, हमारी फिक्र मत करो, खुदा के साथ हमारे साथ। और फिर इतनी अच्छी महल्लेदारी तो रिश्तेदारी को भी मात करती है जितनी कि हमारी है। अम्मा ने इसे बेफिक्र करना चाहा, फिर इसकी किशादा पेशानी चूमते हुए मजीद ताकीद की थी, खत ज़रूर लिखना मुझे। वो इन्हें बाहों के घेरे में लेते हुए हंस दिया। अम्मा आपको फ़ोन करूँगा ना? बेशक फ़ोन भी करना, ख़त की बात हो रहा है बेटा, जब याद है निकाल के पढ़ लिया। और ये पर्चा संभाल के रखना है, तुम्हारे चचा के घर का एड्रेस है। खुदा ना ख्वास्ता कोई एयरपोर्ट पर ना आए तो सीधे घर चले जाना। वो कह रही थी, मगर ज़ईम ने पक्का इरादा कर लिया कि अगर इसे कोई रिसीव करने ना आए तो वो सीधा अस्पताल चला जाएगा, जहाँ से फ़िलहाल इसे दूसरे डॉक्टर के साथ रूम शेयर करने की ऑफ़र थी। मगर क्या किया जाता कि इससे पहले ही अम्मा अपना काम दिखा गई थी, और वो जो ये सोचकर मुतमिन था कितने सालों तक भूले रहने वाले चचा अब इसे कहाँ याद रखेंगे। मगर एयरपोर्ट पर ड्राइवर को ज़ईम अदरीस के नाम का बोर्ड उठाए देखकर वो सुस्त पड़ गया, और मजबूरन इसे इस शानदार से महलनुमा कोठी में आना ही पड़ा। इस पूरे हफ्ते में इसके चचा जान और चची जान से फ़कत एक ही मुलाकात हुई थी, जिसमें इन्होंने इसकी आमद पर खुशी का इजहार किया। इनकी बेटी रवैमा से सरसरी हेलो हाई हुई, जो इसे काफ़ी मगरूर और आदम बेजार लगी थी। चचा जान की औलादे नरीना दानिश सुहेल से इसकी मुलाकात ताहाल ना हो पाई थी, और जिसकी वजह इसे दोनों मियाँ बीबी के झगड़े के दरमियान इसे पता चल गई थी। वो बिस्तर के बीचों बीच चित लेटा छत पर नजरें जमाई यहाँ से चले जाने के मुतालिक संजीदगी से गौर कर रहा था। इनकी रहाइश का मसला तकरीबन हल था, लेकिन अगर यहाँ ऐसा ही माहौल रहता तो इसका ठहरना नामुमकिन था। वो बहरहाल तमाशाई बनना पसंद नहीं करता था। इसने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आई तो वो बाथरूम में घुस गया। एक लंबे गुस्ल ने इसे बेहद फ्रेश कर दिया था, जिसका असर मूड पर भी पड़ा। आईने के सामने गुनगुनाते हुए बाल ब्रश करता वो कमरे से निकला। हर तरफ खामोशी थी। लाबी से गुजर कर वो टीवी लाउंज में पहुंचा तो वहाँ प्लाज्मा टीवी पर म्यूज़िकल प्रोग्राम चल रहा था, मगर वहाँ कोई ज़ीरो मौजूद नहीं था। अब जैसे अपने घर में से आदत पड़ी हुई थी, रिमोट उठाकर बेख्तियार इसने फुल स्क्रीन टीवी ऑफ कर दिया और आगे बढ़ता हुआ डाइनिंग रूम में चलाया आया। इसे देखते मुलाजमा ने जाकर कुक से नाश्ता बनाने का कह दिया। कुर्सी घसीटते वो ठिठक सा गया। सामने डाइनिंग चेयर पर डॉन के सफ़ात में मुँह घुसाए वो यकीनन रवैमा सुहेल अब्बास ही थी। इसकी मौजूदगी से बाखबर होने के बावजूद इसने मुँह से अखबार हटाने की जहमत नहीं की थी। एक पल को हटीलेपन ने इसे भी बदतहजीबी का दर्ज दिया, मगर फ़ौरन इसे अपने तरबीती असर के तहत बोला, अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम ने बैठते हुए इस मगरूर सरापे पर सलामती भेजी, जिसका फौरी कोई जवाब नहीं आया। इसके बरक्स इसने पहले अखबार नीचे किया, गोया ज़ईम को एक निगाह बख्शी थी। फिर अपने कॉन्वेंट ज़दा लापरवाह अंदाज में बोली, हेलो। सलाम के इस कदर गैर शरई जवाब ने ज़ईम की तबीयत को सख्त मकदर कर दिया। इफ़ यू डोंट माइंड, सलाम का जवाब सलामी की सूरत में दिया जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाया तो संजीदगी से कह दिया। वह दोबारा अखबार में गोता लगाती ठिठक कर इसे देखने लगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो विश करने की है ना। ये सिर्फ विश करना नहीं है, मुसलमान का एक दूसरे को सलाम करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसे नागवार गुजरा था, सो जताने वाले अंदाज में बोला, मॉडर्न मुल्ला। लहजा भर को इसकी तरफ देखते रहने के बाद वो शाने छटक कर आहिस्ता आवाज़ में कहती उठकी, मगर ज़ईम ने इसके ये दो लफ्ज़ बहुत अच्छी तरह से सुने थे। बोला फेंच कर रह गया। इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि चचा जान की औलाद अपने मुल्क में रहते हुए बदेसी थी। मुलाजमा ने इसके सामने नाश्ता ला कर रखा तो बेदिली से इस तरफ मतवजा हुआ। रात को इसकी ड्यूटी नहीं थी, मगर फिर भी सरे शाम वो अस्पताल चला है। डॉक्टर असद इसे देख कर हंस दिया। तुम्हें अस्पताल के अलावा और कहीं नींद नहीं आती? यूँ ही बोर हो रहा था इसलिए इधर चला है। वो इसके पास ही सोफे पर बैठ गया। शाबाश, ये होती है फर्शनासी। बोरियत दूर करने के लिए एक डॉक्टर को अस्पताल के अलावा और कोई जगह नहीं मिलती। डॉक्टर उमर ने तंज किया तो मुस्कुराते बोला, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस वक्त अस्पताल में कोई भी परिवेश एडमिट नहीं। फिर सोचने की बात है कि ऑफ होते हुए भी तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो।
असद और उमर खुश मिजाजी में एक दूसरे से बढ़कर थे। ज़ईम का कदर संजीदा मगर दोस्ताना मिजाज दोनों में एक अच्छी दोस्ती का बायस बना था। असद की बात पर इसे हंसी आ गई। इतना बदज़ौक़ भी नहीं हूँ कि किसी एडमिट शुदा परिवेश पर फ़रेफ्ता हो जाऊँ। वह सुनकर हंसने लगा। इसी वक्त डॉक्टर सलमा मलिक डॉक्टर्स रूम में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। वालेकुम अस्सलाम। असद और उमर की तो इससे अच्छी खासी दोस्ती थी मगर ज़ईम संजीदा सा होकर बैठ गया। डॉक्टर उमर, आपको सर बुखारी ने अपने कैबिन में याद फरमाया। इसने बैठते हुए उमर को पैगाम दिया तो वो तकरीबन उछल ही पड़ा। ओ गॉड, बहुत ज़रूरी मीटिंग थी मेरी इनके साथ। तभी बहुत गुस्से में लग रहे थे वो। डॉक्टर सलमा मलिक ने संजीदगी से कहा तो वो नर्वस सा दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। कुछ कह तो नहीं रहे थे यानी मेरे मुतल्लिक? इतनी ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि अभी बाहर जाकर जिससे भी पूछो कि वो तुम्हें बता देगा कि सर बुखारी क्या कह रहे थे। वो इत्मीनान से बोली तो वो गहरी सांस भरता बाहर निकल गया। इसके बाहर जाते वो हंसने लगी। मैं भी कहूँ कि ये तो सर बुखारी का चमचा बना फिरता है, आशिक नंबर 1 कह लो। इसकी शान में वो कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं? असद इसकी हंसी समझ के कि वो मजाक कर रही थी। अभी शक्ल देखी थी इसकी, सभी सर बुखारी से डरते सवाए इसके, और आज इसका भी पोल खुल गया। वो कह रही थी। ज़ईम के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। वाकई वो सभी सर्जन दाऊद बुखारी के गुस्से से बहुत मोहतात रहते, मगर ये भी हकीकत थी कि उमर अपनी चरब जुबानी और तकरीबन जी हजूरी करने की वजह से इनका लाडला बना हुआ था। रात के घर वापसी पर वो मोटरसाइकिल खरीदने की बाबत सोच रहा था। इस शहर में अपनी सवारी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। वो गेट से चंद कदम के फासले पर ही रुक गया। शानदार सी ब्लैक कलर्ड ओपन एयर स्पोर्ट्स कार से उतरने वाली वो रवैमा ही थी। इसके अलावा दो लड़कियां और दो लड़के और भी गाड़ी में मौजूद थे। फुल आवाज़ में बजता म्यूजिक, इस पर इसका शोरगुल। ओके यूडी, बाय, वो हंसती हुई हाथ लहराकर बोली, जिसका सब ने कोरस में जवाब दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी बरख रफ्तारी से आगे बढ़ गई। तभी इसकी नज़र ज़ईम पर पड़ी तो उसके मुस्कुराते लफ्ज़ों कर गए, हाय। ज़ईम को उसका सुबह वाला अंदाज याद आने लगा। इसने फ़कत सर हिलाने पर इक्तफा किया मगर वो जाने के सोच कर बोली, तुम इस वक्त हॉस्पिटल से आ रहे हो? ज़ईम को इसके सवाल ने नहीं बल्कि अंदाज़े तखातुब ने झटका लगाया। सामने खड़ी लड़की जो मुश्किल 19 या 20 बरस की थी, इसे तुम कहकर मुखातिब कर रही थी, जो कम अज़ कम भी इससे 8-9 बरस तो ज़रूरी पड़ा था। मगर सुबह वाले ख़ताब के बाद वो अब इसके मुँह नहीं लगना चाहता था। सो कोई जवाब दिए बगैर वॉचमैन के गेट खोलते ही अंदर दाखिल हो गया। वो भागती हुई सीमेंट और बजरी की सुर्खी रविश पर इसके सामने आगे, मगर वह नहीं रुका था। इसके सामने उल्टे कदमों से चलती वो हैरान होकर इसे देखने लगी। तुम मुझसे नाराज़ हो? वो पूछी थी। ज़ईम ने एक निगाह इसके चेहरे पर डाली। मेरी तुमसे दोस्ती कब थी? वेरी स्ट्रेंज, जब दोस्ती नहीं तो फिर ये गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? अब इसके सीने पर हाथ रखकर इसे रोक गई। इसकी बेतकल्फी ने ज़ईम को हैरान कर दिया। मैं कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा। वो अपनी हैरत को दबाते हुए आम से अंदाज में बोला, फिर इसका हाथ पीछे हटा दिया। तो फिर तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद नहीं आया। ज़ईम ने इस पर लगी लपटी रखे बगैर कह दिया तो इसकी भूरी आंखों में हैरानी से मिटाई। व्हाट, मैंने क्या किया? मैं तुमसे कई साल बड़ा हूँ, इसके बावजूद ना सिर्फ तुमने सुबह मुझ पर कमेंट पास किया बल्कि अब भी मुसलसल तुम कहकर बात कर रही हो। ज़ईम ने कहा तो बेख्तियार हंस पड़ी। फिर इसे बददस्तूर संजीदगी का लबादा उड़े देखकर वो भी संजीदा होगी। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी आपको, और आप इस कमेंट के लिए भी सॉरी। इट्स ओके। वो समझ नहीं पाया वो संजीदा ही इसका मजाक उड़ा रही है। इसकी साइड पर से आगे निकल गया। अपने कमरे तक पहुंचने तक इसने पलट कर नहीं देखा कि वो आ रही थी या नहीं। अब चाहे रुमामा ने इसे माजरत ही क्यों ना कर ली, उसका ज़ईम पर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा था। अच्छा जी, वैसे कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर तो आप किसी बंदे से एक आधी दफ़ा ही मिल रहे हो तो जिसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ गया वही है, लेकिन अगर आप किसी बंदे के साथ दोबारा मिल रहे हो तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन कायम तो नहीं रहता। वो बंदा फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करता है जब, तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई यह किस कैटेगरी का बंदा। तो मैं नहीं एग्री करती इस बात से कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी ड्यूटी से फारिग होकर डॉक्टर्स रूम में बैठा चाय पीकर थकन दूर कर रहा था जब सलमा मलिक चली आई। वालेकुम अस्सलाम, ज़ईम ने संभल कर बैठते हुए जवाब दिया। फिर मरवतन बोला, चाय पियेंगी डॉक्टर? सलमा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखते हुए कहा, शुक्रिया, चाय के लिए मैं अभी कह कर ही आ रही हूँ। बाय द वे, आप मुझे डॉक्टर क्यों कहते हैं? ज़ईम इसके अजीब से सवाल पर गड़बड़ाया। डॉक्टर को डॉक्टर ही कहा जाता है। बहुत खूब, लेकिन डॉक्टर का एक अदद नाम भी होता है, डॉक्टर ज़ईम। इसने मुस्कुराते हुए लतीफ़ सा तंज किया तो अब की बार इसका मतलब समझकर खफीफ सा हो गया, मगर जब अपन बोला कुछ नहीं तो वह कहने लगी, माइंड तो नहीं किया आपने? नहीं, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है डॉक्टर सलवा। अब की बार वो रसान से बोला तो सलवा हंसती। थैंक्स, असल में बेतकल्फ़ी दोस्ती की पहली सीढ़ी होती है। वो महज मुस्कुरा कर रह गया। बड़े शहर की एक मॉडर्न सी लड़की जो कि नहायत पुरअतमाद डॉक्टर भी थी, इसका बोल होना कोई अचंभे की बात नहीं थी। जब तक डॉक्टर सलवा की चाय आती वो खाली कप टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ। अरे आप कहाँ चल दिए? बेख्तियार बोली ज़ईम ने स्टेथोस्कोप उठाते हुए एक सरसरी निगाह इस पर डाली। संजीदगी से बोला, वार्ड का एक राउंड लगाना और फिर रूम नंबर 4 के पेशेंट को भी देखना। एक्सक्यूज़ मी। वो चला कि डॉक्टर सलवा कुछ कहने की कोशिश में मुंह खोल कर रह गई। वापसी पर असद ने इसे घर ड्रॉप करने की पेशकश की जो इसने कबूल कर ली। यार ज़ईम, एक बात तो बताओ। गाड़ी स्टार्ट होते ही असद की ज़ुबान फिर स्टार्ट होगी तो वो मुस्कुराकर इसकी तरफ देखने लगा। क्या? यार, जब आदमी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या होता है? वो पहले हैरान हुआ फिर सादगी से बोला,
मोहब्बत हो जाती है और क्या होता है? नहीं यार, मेरा मतलब है कि मोहब्बत हो जाने की फीलिंग्स क्या होती हैं जिससे आदमी को पता चलता है कि ये मोहब्बत है। वो पूछ रहा था, लम्हा भर सोचने के बाद ज़ईम ने शाने उचका दिए। फीलिंग्स क्या होनी है, मोहब्बत क्या तो होती है या नहीं होती, और जब ये हो तो मेरे ख्याल में इसके होने या ना होने की बहस नहीं करना चाहिए। ओए फ़लसफ़ी, असद ने से घूर कर टोका, मगर वो दस्तूर संजीदगी से बोला, अगर ये ना हो फिर इसका ख्याल भी जहन से नहीं गुजरता। उफ़, असद ने गहरी सांस खींच कर इसे देखा। मैंने सिर्फ तुमसे ये पूछा कि पता कैसे चलेगा मोहब्बत है या नहीं। पहले तुम इस मोहब्बत की वजाहत करो, किस किस्म की मोहब्बत की बात करो। ज़ईम को मजबूरन लेक्चर देने की तैयारी पकड़ना पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बड़ी जज़ब से बोला, वही जो मजनू को लैला से, फरहाद को शीरी से और रोमियो को जूलियट से हुई थी। इसके जवाब पर ज़ईम ठटका, फिर डॉक्टर सलवा मलिक की तरफ उठी। इसकी निगाहों की चमक याद करके वो हल्की से मुस्कुरा दिया। तो गोया मोहब्बत के नए बाब लिखने जा रहे हो। तौबा करो, मैं कोई लंबा चक्कर पालने के हक में नहीं हूँ। सीधे स्वभाव शादी करूँगा और बस। वो बेसाख्ता कह गया। दैट्स वेरी नाइस। ये सबसे बाइज्जत तरीका है किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने का, बजाय इसके कि आप पहले एक दूसरे को ठोंक बजा कर देखते हैं। ज़ईम ने इसकी तारीफ़ करते हुए ताइदी अंदाज़ में कहा तो बेचारगी से बोला, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि इस मोहब्बत के हो जाने की निशानी क्या है। मेरा मतलब कोई सिग्नल तो देती होगी ना। ज़ईम को इसकी बात पर हंसी आ गई। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किससे मोहब्बत हो गई है? खैर नाम तो अभी नहीं बताऊँगा, और ये तो तय होना है कि मोहब्बत है या नहीं। वो स्टीयरिंग व्हील था, मैं मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट ज़ईम को बहुत अच्छी लगी। कम ऑन, ज़ईम ने इसके शाने पर हाथ मारा। ये स्टोरी मैं तुम्हें लुत्फ़ लेने के लिए नहीं सुना रहा, मुझे कोई मशवरा दो। लंबे चक्कर में तो तुम वैसे भी पढ़ना नहीं चाहते, सो इट्स वेरी सिंपल, जाकर डॉक्टर सलमा मलिक को अपनी फीलिंग्स बता दो। इसने अब की बार सादगी से मशवरा दिया तो वजह से करंट खाकर इसे देखने लगा। बेख्तियारी इसकी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। तुम्हें कैसे पता चला? क्या? ज़ईम ने इस्तफामिया नज़रों से इसे देखा तो वह कदर झिझक कर बोले, यही कि वो सलवा मलिक है। क्या, डॉक्टर सलवा मलिक? ज़ईम के चेहरे पर हैरत हमें तासुरात उभर रहे थे। वो फिर वजाहत करते हुए बोला, मैं तो तुम्हें अपनी अलामात इसलिए डॉक्टर सलवा मलिक को बताने के लिए कह रहा था क्योंकि वो भी एक खातून है, वो तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता बता देंगी। तुम्हारी तो वैसे भी फ्रेंडशिप है इनसे, मुझे नहीं पता था कि तुम इनसे। वो रुक गया था। अब की बार असद ने बिल्कुल ही गाड़ी रोक दी। बहुत बेवकूफ़ हूँ मैं। वो तो है, ज़ईम ने सादगी से कहा तो हंस दिया। वैसे बड़ा ज़बरदस्त तुक्का मारा तुमने। ये तुक्का नहीं था, मैंने निशाने को ले जाकर तीर पर मारा था। ज़ईम ने इत्मीनान से कहा तो बेयकीनी से देखने लगा। तुम पहले से जानते थे, मगर कैसे? पता नहीं, वो कतरा सा गया, मगर असद यूं ही जान छोड़ने वालों में से नहीं था। बेसब्री से बोला, ज़ईम तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई क्या? खाने के दौरान असद को अचानक ख्याल आया तो इसका हाथ रुक गया। फिर नवाला मुंह में रखते हुए इसने इस्पात में सहला तो इश्तियाक के मारे टेबल पर झुका। कैसी है वो? बहुत खूबसूरत, इसने मुख्तसरन कहते हुए पानी का गिलास लबों से लगा ले। छुपे रुस्तम हो तुम। असद ने फहमाशी निगाहों से नज़रों से इसे देखा तो वो गिलास रखते हुए संजीदगी से बोला, मगर मेरी मोहब्बत के साथ एक ट्रेजेडी भी है। वो क्या? असद ने बेसाख्ता पूछा तो गहरी सांस लेकर इसे देखते हुए बोला, इसकी शादी हो चुकी है। वेरी सैड। असद का जोश पानी की झाग की तरह बैठ गया। ज़ईम खामोशी से खाना खा रहा था, मगर वो यूं ही हाथ रोके शायद इसकी मोहब्बत के सोग में था। कदर तौक़ुफ़ के बाद मध्यम लहजे बोला, किससे शादी हुई इसकी? मेरे अब्बा से। हूँ, मेरी सगी अम्मा है। वो नवाला चबाते हुए इत्मीनान से बोला तो असद को पहले तो एक ज़ोरदार शौक लगा, फिर वो चैंप को बोला, यू डेवल। इसने कांटा उठाकर ज़ईम पर ताना तो बेख्तियार हंसने लगा। बहुत बकवासी हो तुम। वो नाराज़ हो गया। 100% सच कह रहा हूँ यार, मैं इस ममता की मारी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, दूसरी वाली मेरे जैसी। इसने दांत पीसे थे। अच्छा यूँ कहो ना, गैर शरई। वो इत्मीनान से बोला, मोहब्बत में शरीयत कहाँ से आ गई, बल्कि इस्लाम तो खुद दीन मोहब्बत है। भाईचारे का दर्स देता है। साथ झल्ला कर बोला, किस कदर दोगले तुम असद। अभी शरीयत और मोहब्बत को अलग कर रहे थे और साथ ही इस्लाम को मोहब्बत का दीन करार दे दिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ज़ईम ने गोया इसे मलामत कर, वही ना, मेरा मतलब है कि बस अब उठ जाओ तुम, काफ़ी से ज़्यादा मेरा भर गया, तभी इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। वजाहती अंदाज में कहते कहते ज़ईम की मुस्कुराहट पर निगाह पड़ी तो ज़िद होकर रह गया। लाबी में दाखिल होते अंदर का शोर हंगामा इसके कानों में पड़ना शुरू हो गया। रवामा की आवाज़ इसके ने साफ तौर पर पहचानी थी। मत करें आप मेरी इतनी फ़िक्र, मुझे आदत नहीं है इस कदर केयरिंग बिहेवियर की। बच्ची नहीं हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। पता भी है सर्कल में कैसी कैसी बातें करने लगे हैं लोग। चची जान का तेज लहजा सुनाई दिया। वो गहरी सांस पड़ता अपने कमरे में दाखिल हो गया, मगर इसके कमरे से लाउंज का फासला कितना था? महज 10 या 12 फुट। दरवाज़ा बंद कर लेने के बावजूद आवाज़ इसकी समातों से साफ तौर पर टकरा रही थी। वो बिस्तर पर चित लेट गया। सो व्हाट, मेरा आपके सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी आपके मामलात में दखल नहीं दिया। आपको भी मेरी मसरूफियत में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो खासे ज़ोर से कह रही थी। माँ हूँ मैं तुम्हारी, क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इन लफंगे और बदमाश दोस्तों का पीछे छोड़ दो। मिलने वालों में एक से एक शानदार लड़के, इनमें से किसी को तो मुंह नहीं लगाती। और ये यूडी और रिची, मेरे दोस्तों पे आप कोई कमेंट पास मत करें। और बहुत जल्दी आपको याद आ गया कि आप मेरी माँ है और मैं आपकी बेटी हूँ। तेज़ लहजे में टोकते हुए इसने खासे तन से कहा तो चंद साने के लिए खामोशी छा गई। कभी तो बात को ठीक तरह से समझ लिया करो रवि, मैं तुम्हारे भले के लिए। अब की बार चची जान का लहजा दबा दबा सा था। हाँ भला, बचपन से अब तक तो जैसे मेरा भला ही सोचती आई हैं आप, मगर एक बात आप ध्यान में रखिए, मेरे मामला से खुद को दूरी रखिए।
वो बहुत तंदी से कह रही थी। फिर इसके बाद दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ आई। वो अपने कमरे में जा चुकी थी। माहौल एकदम पुरसकून हो गया, मगर ज़ईम को बेसुकूनी दे गया। कितने मजबूर और बेबस होते हैं ये बड़े लोग, मगर अपने बच्चों की ज़ुबान नहीं रोक सकते, कजा इन पर किसी किस्म की पाबंदी लगाना। इसे दर हकीकत रवामा की बदज़बानी पर गुस्सा और चची जान की बेबसी पर तरस आ रहा था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर खिलाफ़त तवक्का चचा जान और चची जान के साथ रवामा भी मौजूद थी। ज़ईम को महसूस हो रहा था वहाँ कुछ गर्मा गर्मी हो चुकी है। वो सलाम करता खामोशी से अपनी नशिस्त संभाल कर बैठ गया। रवेमा बड़ी दिलजमी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। चचा जान चाय के साथ साथ अखबार में मगन थे, जबकि चची जान के चेहरे की नागवारी चिल्ला चिल्ला कर कुछ देर पहले होने वाली किसी जंग की निशानदेही कर रही थी। मुलाजमा ने ज़ईम का नाश्ता लाकर इसके सामने रख दिया। रवामा ने एक सरसरी नज़र इसकी प्लेट पर डाली, फिर हैरत से बोल उठी, वेरी स्ट्रेंज, आप नाश्ते में पराठा लेते हैं? इसकी हैरत ने ज़ईम को कदर खिजल सा कर दिया, मगर जवाबन सादगी से बोला, नाश्ते में पराठा लेने में क्या हैरत वाली बात है? भैया आप इतने फिट, इतना स्मार्टर लगता तो नहीं कि पराठे खाते होंगे। वो साफ कोई से कहती ज़ईम को जसबस करके। चचा और चची जान तो यूँ बैठे थे गोया वहाँ मौजूद ही ना। अब वो इसकी बात का क्या जवाब देता। खामोशी से नाश्ता करने लगा। पापा फिर आप मुझे 10,000 दे रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। चचा जान ने कोई जवाब देने से पहले चची जान ने तेज़ लहजे में कह दिया, तो वो भी इन्हीं के अंदाज में बोली, मम्मी प्लीज़ आप चुप रहे, मैं इस वक्त पापा से बात कर रही हूँ। रवि बेटा, चचा जान ने तनबीही अंदाज में कहते हुए अखबार समेट कर रख दिया तो वो ठनकी, बताएं ना पापा, रकम तो आप मुझसे चाहे जितनी भी ले लें, मगर बेटा जी बात आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। इन्होंने रसान से कहा तो वो खफकी से बोली, और मैं गलत हूँ क्या? मेरी सब फ्रेंड्स आ रही हैं, मुझ पर ये पाबंदी क्यों? कोई पाबंदी नहीं बेटा जानी, लेकिन जो आपकी मम्मी कह रही है वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना। पापा प्लीज़, अब मैं बच्ची नहीं रही, मुझे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का कोई शौक नहीं। आप लोग अपनी 21वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लीजिएगा, मगर मुझे इस टूर पर ज़रूर जाना है। वो अटल अंदाज में कह रही थी। यकलक थी। ज़ईम को अपने इस मंजर में मिसफिट होने का एहसास होने लगा, मगर मजबूरी ये थी कि अब वहाँ से उठकर जाना भी नहीं चाहता था। बस रवेमा, जब एक बात तय हो चुकी तो फिर खामखा की बहस करने का कुछ फ़ायदा नहीं। टूर पर 2 दिन के बाद भी जाया जा सकता है। अब की बार चचा जान का अंदाज बेलचक था। ज़ईम कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। सभी इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। मैं चलता हूँ, वो कसदन मुस्कुराया, मगर चचा जान की नज़र इसकी प्लेट पर थी। नाश्ता तो ठीक से कर लो, बस हो गया, वैसे भी लेट हो रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो आम से अंदाज में कहता हुआ वहाँ से हट गया। इसे पीछे से रवेमा की आवाज़ सुनाई दी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम सेट कर चुकी हूँ पापा, आप बर्थडे का प्रोग्राम आगे पीछे कर लें। इसके जवाब पर चची जान फिर से तेज लबो लहजे में शुरू हो गई। ज़ईम की तबीयत मकतर होने लगी। सुबह ही सुबह से इस जंग ने इसके मिजाज पर कुछ खास असर नहीं डाला था, और ये नागवारी अस्पताल पहुँचने तक इसके साथ रही। इससे पहले अपनी कुत्ती जी की पाली थी, वो छितरो चितरी हो रहे हैं अपने, तो फिर उन्हें कह रहे कि पुत्र तू नाश्ता नहीं किया, एडा कुछ सुन तो लिया था उन्हें। अच्छा जी, हेलो डॉक्टर ज़ईम। वो अपने मरीज को देखने जा रहा था जब कॉरिडोर में डॉक्टर सलवा से मतभेड़ हुई। ज़ईम के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी मखसूस शगुफ्तगी से मुस्कुरा रही थी। आप इतनी तेज़ी में कहाँ जा रहे थे? अपने पेशेंट को देखने। इससे मैं देख चुकी हूँ, बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा दर्द था, इसके लिए मैंने पेन किलर लिख दी थी, और बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है, वो रवानी से कह रही थी। थैंक यू। ज़ईम ने दिलचस्पी से देखा तो शरारत से बोली, यू वेलकम, लेकिन अगर आप एक कप चाय पिलवा दे तो इस छोटे से थैंक्स का बदला भी उतर सकता है। ओ श्योर, चले। वो जल्दी से बोला, फिर इसके साथ चलते हुए बड़े सरसरी अंदाज में पूछा, उमर और असद दिखाई नहीं दे रहे, मसरूफ़ है क्या? उमर तो सर बुखारी के ऑपरेशन में असिस्ट कर रहा है, जबकि असद इस वक्त अपने मरीज़ निपटा रहा है, और मैं अभी राउंड लेकर आ रही हूँ। इसने तफसीलन बताया तो वो हल्के से हंसती है। चाय के एक कप पर इन दोनों के माबैन खुद ब खुद एक दोस्ती की फ़िज़ा पैदा होती चली गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह ज़ईम के नज़दीक तो सलवा मलिक का असद खालिद के लिए अहम होना ही था। बातों के दौरान सलवा मलिक की बर्जस्तगी, जहानत और दिलकश अंदाज देखकर ज़ईम ने कितनी बार असद की किस्मत पर रश किया था। वाकई वो असद जैसे मुखलिस और शरारती बंदे के लिए एक बेहतरीन लड़की थी। यही बात इसने जब बाद में असद को बताई तो वो तफाकर से बोला, वो मेरी पसंद है, कोई ऐसी वैसी नहीं। बिल्कुल। ज़ईम ने इसके तायद करने के बाद बड़ी हमदर्दी से कहा, मगर अब खुदा करे कि तुम भी इसे पसंद आ जाओ। असद ने इनकी मजीज़ों की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर इसके शाने पर मुक्का दे मारा। ज़ईम यार, मोहब्बत के इजहार का सबसे आसान और मौसर हल क्या तरीका क्या है? वो एक एमरजेंसी केस से फरागत पाकर कैंटीन में चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब असद ने पूछा, जिसमें महबूबा के भाइयों की छितरौल और महबूबा के सैंडलों का अंदेशा ना हो। उमर ने लुकमा दिया। ज़ईम ने इस बात में सर हिलाकर इसकी तायद की, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ यार। वो नाराज़ हुआ। ओके, मगर पहले ये तो बताओ कि ये महबूबा ख्यारी है, इसका कोई वजूद भी है इस दुनिया में? उमर ने फ़ौरन सुलझाना अंदाज़ अपना। असद ने इसे घूर कर देखा। पहले अपनी महबूबा का हदूद अरबा बताओ, उमर ने आराम से कहा तो वह जल कर बोला, इसके मशरिक़ में समंदर, मगरिब में गर्ल्स कॉलेज, शिमाल में हमारा हॉस्पिटल, जुनूब में तारिक रोड वाक़, बस या कुछ और? ओ डॉक्टर सलवा मलिक। उमर ने इस कदर सरसी अंदाज में कहा कि ज़ईम तो हैरान हुआ ही था। असद भी गूंग सा इसे देखने लगा। इसकी शक्ल देखकर उमर हंसने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो डॉक्टर सलवा मलिक है? ज़ईम को वाकई हैरत हुई। वेरी सिंपल, वो हमारे ब्लॉक में रहती हैं। असद को भी मालूम है कि हम दोनों का हदूद अरबा एक ही है। वो अब भी हंस रहा था। एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ यहाँ। असद को वाकई अफसोस हुआ। वैसे कुछ खास अच्छी जगह दिल नहीं लगाया तुमने, वो कहाँ लिफ्ट कराएगी तुझे?
वो आंखों में शरारत लिए कह रहा था। असद ने दांत पीस कर कहा, अपनी मनहूस पेशेंट को ये बंद रखो। 80% लोगों के मतलब मेरी पेशेंट को ये बिल्कुल सच्ची साबित होती है। असद ने उमर ने लाया डुबना। उमर ने बड़े यकीन के साथ ज़ईम को बताया तो असद ने मेज़ पर धीरे धरे इसके हाथ पर हाथ मारकर चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे बाकी 20% में शामिल समझो जिनके मतलब तुम्हारी पेशेंट कोई गलत साबित होती है। एक मुंडे ने कुड़ी की पसंद आ गई, पागल कर देता अनुसारिया ने। अच्छा ये बताओ कि मसला क्या है। उमर मसालत पर उतरा, वो भी ठंडा पड़ गया। मायूसी से बोला, इससे बड़ा मसला और क्या होगा कि मैं अभी तक इसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी फीलिंग्स बताने का सबसे बेहतरीन तरीका है शादी का प्रपोजल, वो सब समझ जाएगी। ज़ईम ने संजीदगी से कहा तो मनफी में सर लाते हुए बोला, ये सच है कि मैं इसके साथ कोई लंबा चौड़ा अफेयर नहीं चाहता, मगर यूँ एकदम से अपना प्रपोजल भिजवाने के हक में भी नहीं हूँ। वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो सकता है कि कहीं इन्वॉल्व हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले इनसे बात करूँ फिर मामला आगे बढ़ाऊँ। वो भी संजीदगी से अपना मतमा नज़र वाज़ा कर रहा था। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बनाकर सर पर सवार कर रखा है, सीधे सभा जाकर सलवा से बात करो आर्या पार। उमर ने अपने मखसूस अंदाज में मशवरा दिया तो उसे घूरते हुए बोला, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, मैं अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब करने वाला ना कि सर दर्द की गोली जिसके लिए सोचने समझने की जरूरत ही ना हो। ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। ज़ईम ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए पूछा तो वह कहने लगा, मैं इस तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाना चाहता हूँ और अपने मतलब इसके ख्यालात जानना चाहता हूँ। तो यार मेरे रोका किसने है, गो अहेड। उमर ने तकरीबन जिद आकर कहा तो इसे देखते हुए बोला, मैं बराह रास्त से इस मामले में बात नहीं करना चाहता, अगर इसने मुझे इनकार कर दिया तो। वो खामोश सा हो गया। इसके अंदाज़ो अल्फाज ने इन दोनों को भी मुतासिर किया। साफ लग रहा था वो सलमा मलिक को हकीकतन चाहता और इसे किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। तो फिर इसे कैसे पता चलेगा इस सारे मामले का, कौन बताएगा इसे। उमर झंझलाकर बोला, तुम दोनों में से कोई। वो मुल्तजाइना अंदाज में बोला तो वो दोनों बेयकीनी से इसे देखने लगे, कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। ज़ईम को शुबा हुआ, तुम्हें पता है कि मैं इस मामले को बिल्कुल कोरा हूँ, बिलफर्ज कहीं इन्वॉल्व वो ना भी हुई और मुझे इसको तुम्हारे लिए कन्विंस करना पड़ा तो समझो कि तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ, ये लफाजी मेरे बस का रोग नहीं है। उमर ने साफ तौर पर इस मामले से हाथ उठा लिया। वो सवालिया नज़रों से ज़ईम को देखने लगा तो वो गड़बड़ा गया, मैं भला मैं कैसे, मैं तो ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। मैं कौन सा स्मगलिंग करवा रहा हूँ तुमसे, और तुम्हें तो उमर जैसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी को भी कन्विंस करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। दूसरा ये कि सलवा से तुम्हारी अच्छी दोस्ती भी होगी है, तुम्हारी खासी तारीफ करती है वो। असद बात करते करते काफ़ी पुरजोश हो गया, खुदा को मानो यार, तारीफ करती होगी तो किसी अच्छे काम पर, अब क्या इस चक्कर में जूते पड़वाओगे। वो बिदक गया। उमर हंसने लगा, कर भला हो भला, अच्छा है अपने लिए रिहर्सल हो जाएगी। यार मैं कैसे इससे इस तरह की बात पूछ सकता हूँ लड़की से। वो नाराज़ हुआ, बस अब तय होगा, ना सिर्फ तुम सलवा तक मेरे ख्यालात पहुँचाओगे बल्कि मेरे मुतल्लिक इसके ख़ास ख्यालात भी पता करोगे। असद मुतमिन हो गया, ला हौला वला कुव्वत, मैं इसकी सहेली नहीं हूँ कि वो मुझे अपने ख़ास ख्यालात बताती फिरेगी। वो फिर से बिद गया। इसकी बात पर उमर दिल खोल कर हंसा। पे अगर असद तय किए बैठा था कि ये हम ज़ईम ही सर कर सकता, बकौल इसके तुम इतने शानदार, ज़हीन और संजीदा हो कि वो तुम्हारी बात को मजाक समझने से पहले भी 100 दफ़ा सोचेगी। वो गहरी सांस भरकर मुतसाफ़ाना अंदाज में देखने लगा। तभी स्पीकर्स पर इमरजेंसी कॉल आने लगी। आज तो लग जाए एमरजेंसी डे। उमर ने तेरी से उठते हुए तबसरा किया। सिस्टर ज़ुबैदा ने कॉरिडोर में मिल की, बहुत सीरियस एक्सीडेंट केस है, 10-12 साल का बच्चा, खून बहुत ज़ाया हो चुका है, फिलहाल तो इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि इनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इमरजेंसी रूम में दाखिल होते ही ज़ईम ने तेरी से सबको हदायत देना शुरू कर दी। बच्चे की पेशानी पर गहरा सा जख्म तो वाज़ह था, मगर इसका बाकी जिस्म भी खून में लथपथ था। अभी तो इसे फ़कत ऑक्सीजन ही लगाई गई थी। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? वो बच्चे का बाकी जिस्म एहतियात के साथ टटोलते हुए ज़ख्मों का अंदाज़ा लगाते हुए पूछ रहा था। किसी गाड़ी के नीचे है, कह रहे हैं कि ड्राइवर नशे में था, इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो फौरी, इसकी पसलियों को भी नुकसान पहुंचा। असद फ़ौरन इसके टेस्ट होने चाहिए, पेशानी का जख्म भी बहुत गहरा है। वो तेज़ लबो लहजे में कह रहा था, लेकिन सर ये पुलिस केस है। सिस्टर ज़ुबैदा ने लंबे लफ्ज़ों में इसे बावर कराना चाहा तो इसे देखते हुए संजीदगी से बोला, इससे पहले ये डॉक्टर्स केस है सिस्टर, इसकी ज़िंदगी होगी तो ही ये बयान दे पाएगा, पुलिस से पहले हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। यस सर। वो खफीफ सी होकर पलट गई। ज़ईम मुतमिन होकर सबको ज़रूरी हदायत देने लगा। एक्सरे रिपोर्ट से पता चला कि बच्चे की पेशानी का सिर्फ ज़ख्म ही गहरा नहीं बल्कि सर की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा है। ओए होए, बचेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिलहाल तो वो होश में नहीं है। सर्जन बुखारी को इमरजेंसी में खुद ज़ईम ने कॉल की तो फ़ौरन चले, मगर तब तक पुलिस के 2 एहलकार भी अस्पताल पहुंच चुके थे। सर बुखारी ने कतई नज़रअंदाज करते हुए ऑपरेशन थिएटर में घुस गए। ताहम ज़ईम पुलिस वालों के पास कॉरिडोर में ही रुक गया। आप तो माशरे के जिम्मेदार शहरी हैं, आपको तो अच्छी तरह अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए। पुलिस तहकीकात से पहले ही आपने एक एक्सीडेंट केस को हैंडल करना शुरू कर दिया, ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। पुलिस वाले ने अपने मखसूस लबो लहजे में गोया ज़ईम पर चार्ज लगाना शुरू किया। देखें ऑफिसर, वो एक मासूम सा बच्चा, इसका खून बहुत बह चुका है, पेशानी की हड्डी को भी सख्त नुकसान पहुंचा, एक पसली भी डैमेज हो चुकी है। अब ऐसी सूरत में एक ही काम हो सकता था, या तो आपको इतला की जाती या फिर इस मासूम की जान बचाई जाती। हमने बहरहाल इसकी जान बचाने की कोशिश ही को अहमियत दी। आपके केस तो चलते ही रहते हैं, ज़िंदगी होनी चाहिए। ज़ईम ने चुपते हुए अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की तो वो आए बाएं शेयर करने लगा। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब। सिस्टर नारिया तेरी से इनकी तरफ आई, मगर इसे पुलिस ऑफिसर से महवे गुफ्तगू पाकर ठिठक सी गई। जी कहिए।
ज़ईम अपनी बात ख़त्म करके इसकी तरफ मतवज्जा वो कदरे मोहतात अंदाज में बोली, सर वहाँ वेटिंग रूम में डॉक्टर सलमा मलिका आपका इंतज़ार करिए, कोई सीरियस केस है शायद। ओके मैं आता हूँ। ज़ईम अपनी हैरत दबाता दोबारा पुलिस ऑफिसर की तरफ पलटा। 1.5 घंटे की सर जी, आप लोग चाहें तो यहीं वेट कर सकते हैं, वरना आपको कॉल कर लेंगे, क्योंकि बच्चे को होश में आने में भी टाइम लगेगा। कम अज़ कम ये बताएं कि ज़ख्मी बच्चे को यहाँ लेकर कौन आया था। पुलिस ऑफिसर ने कदरे झंझलाकर पूछा और अभी ज़ईम लाइलमी जाहिर करने वाला था कि सिस्टर नाज़िया ने कहा, एक लड़की लाई है इसे। कहाँ है वो? सुस्त और बेजार नजर आने वाले पुलिस वाले एक लख्त ही चौकन्ने हो गए। ज़ईम हैरानी से सिस्टर नाज़िया को देखने लगा, जिसके तासुरात से लग रहा था वो बात मुंह से निकाल कर अब पछता रही है। वो वहीं है जी, डॉक्टर सलवा के पास। ये बात आपको मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी। हो सकता है कि लड़की वाकई की चश्मदीद गवाह। कहाँ है आपका वेटिंग रूम? पुलिस वाले ने कदरे सख्ती से कहा तो ज़ईम गहरी सांस भरता इनके साथ चल पड़ा। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही रहा। डॉक्टर सलवा ने सिर्फ आपको बुलाने को कहा था, वो लड़की आपका पूछ रही थी। सिस्टर नादिया ने इसके साथ चलते हुए मध्यम मगर शर्मसार से अंदाज में कहा तो मजीद उलझन में पड़ गया। भला इस शहर में कौन लड़की जानती थी? डॉक्टर ज़ईम फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में पहुंचे। स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट होने लगी तो वहीं रुक गया। आप लोग चलिए, मेरा इस वक्त इमरजेंसी में होना ज़रूरी है। इसने सिस्टर नाजिया को अपने साथ इस लड़की के पास ले जाने का कहा और खुद की तेजी से वापस भागा। सर्जरी के बाद बच्चे को चंद घंटों के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी तो इसने बहुत क्रिकेट खेलनी है। सर बुखारी का तसल्ली देने का अपना ही अंदाज था। इनके जाने के बाद उमर ने ज़ईम से कहा, पता नहीं किसका बच्चा है, अभी तक शायद इसके सरप्रस्तों में से कोई भी नहीं आई, या किसी को पता ही नहीं चला। रोड एक्सीडेंट था ना, इसलिए किसी को खबर नहीं हुई। वही जाए हादसा से किसी ने उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। ज़ईम के जहन में एक झमाका सा, एक्सक्यूज़ मी मैं अभी आता हूँ। वो तेरी से बाहर लपका तो उमर ने भी इसकी तकलीद की। हुआ क्या? यार इसे कोई लड़की यहाँ लाई थी। अब तक शायद पुलिस वाले इससे पूछताछ कर चुके हैं, मगर सिस्टर नाजिया कह रही थी कि वो लड़की मेरे बारे में पूछ रही थी। जाने कौन है हो? वो तेज़ कदमों से चलता हुआ बता रहा था, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। उमर ने कहा तो ज़ईम ने इसकी बात रद्द की। कराची में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मगर वेटिंग रूम में कदम रखते हुए साख्त रह गया। अगे रमैमा होनी है। ज़ईम पर नज़र पड़ते हुए रोती हुई उठकर इसके शाने से आ लगी। इस सूरत हाल ने वहाँ मौजूद सभी नफूस को बढ़ता हैरत में डाल दिया। खुद ज़ईम की रमैमा की इस बेख्तियाराना हरकत पर अपनी पोजीशन ऑकवर्ड महसूस होने लगी। इसने गैर महसूस कुन तरीके से खुद से अलग करते हुए पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा, जो इससे पहले रमैमा के सर पर खड़ा पूछताछ कर रहा था। यही इस बच्चे को अपनी गाड़ी में यहाँ लाई है। पुलिस ऑफिसर ने इसकी सवालिया नज़रों को पढ़ते हुए इंकशाफ किया तो वो चुपते हुए लहजे में बोला, किसी की जान बचाने में मदद करना इस कदर बड़ा गुनाह तो नहीं कि इसे हरासा किया जाए। जनाब आप पूरी तफसील जाने बगैर क्याफे मत लगाएं। एक्सीडेंट भी इन्हीं मोहतरमा की गाड़ी से हुआ है, कोई ऐसी खास बड़ी नेकी भी नहीं की इन्होंने। पुलिस ऑफिसर का लहजा तमस्कराना था। वो शॉक से रमैमा को देखने लगा। इसकी आंखें रो रो कर मतवरम हो रही थी। ज़ईम को बेयकीनी से खुद को देखता पाकर इसने नफ़ी में सर लाया तो फिर इससे आंसू इसका चेहरा भिगो गए। रंधी हुई आवाज़ में इसने अपनी सफाई देना चाहिए। गाड़ी मैं ड्राइव नहीं करी थी ज़ईम, मैं तो इस बच्चे की जान बचाने के लिए इसे। पुलिस ऑफिसर ने इसकी बात काटकर सख्ती से बोला, झूठ मत बोलिए, नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते हुए आपने इस मासूम बच्चे को बेरहमी से। बस इंस्पेक्टर साहब। ज़ईम बस इतना ही बर्दाश्त कर पाया, तेज़ लहजे में इसे टोक दिया। होशमंदों से ज़्यादा हवास में है ये, कहाँ से नशे में धुत लग रही है। बराए मेहरबानी मुजरिमों और बेगुनाहों में फ़र्क करना सीखें। इसकी बात अगरचे गुस्से दिलाने वाली थी, मगर पुलिस वालों पर कोई खास असर नहीं हुआ। शायद इनका पेशा ही ऐसा था, जहाँ पता नहीं दिन में कितनी बार ऐसी बातें कहना और सुनना पड़ती थी। उमर ने बेख्तियार इसके शाने पर हाथ रखा तो वो चेहरा मोड़कर इसे देखने लगा। रिलैक्स ज़ईम, आराम से बैठकर बात करो। यूँ ख्वाम का बात पड़ेगी, मैं अभी सर बुखारी को बुला कर लाता हूँ। वो आंखें खफीफ से इशारे से समझाता बाहर निकल गया। इसने अपने पीछे खड़ी रमैमा को डॉक्टर सलवा मलिक के पास बिठा दिया, जो बड़ी हैरानी से इस सारे मंजर को देख रही थी। अब आप ये बताएं कि ये मोहतरमा आपकी क्या लगती हैं? पुलिस ऑफिसर माहौल को अपनी मर्जी के मुताबिक पाकर बैठते ही ज़ईम से तफ्तीश करने लगा। रमैमा ने बेख्तियार सर उठाकर इसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा जाने गुस्से से सुर्ख हो रहा था या फिर शर्मिंदगी से। ये कज़न है मेरी, चचाजाद। वो सीधा पुलिस ऑफिसर को देख रहा था। देखिए आप एक शरीफ शहरी हैं और ये भी अपने वालिद साहब का बहुत ऊंचा नाम बता रही है, मगर बयान ठीक से नहीं दे रही। कोई और होता मेरी जगह तो अभी तक ये लॉकअप में होती। मैं सिर्फ इस बच्चे के होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। और जिस रोड पर इन्होंने एक्सीडेंट किया था वहाँ मैंने अपने बंदे भेजकर इस बच्चे के लवाहिकीन का पता चलाने को कहा। अगर इन्होंने यहाँ पहुँचकर FIR दर्ज करा दी तो फिर मजबूरन इन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसकी बात के जवाब में पुलिस ऑफिसर ने तफसील से कहा, अगर ये अपने वालिद साहब का बहुत ऊंचा नाम बता रही है तो ये बिल्कुल सच है। दानिश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑनर सुहेल अब्बासी की बेटी हैं ये। और जहाँ तक बयान की बात है तो आप मेरे सामने इनसे बयान ले सकते हैं। रमैमा बिल्कुल सच बताएगी। इत्मीनान से कहते हुए आखिर में इसने रमैमा की तरफ देखा, जिसके चेहरे की सारी शदाबी इस वक्त सर्दियों में तब्दील हो चुकी थी। ज़ईम को हैरत होने लगी। एक फ़ोन करके भी चाचा जान को इन्फॉर्म कर देती तो अभी तक अपने बेडरूम में आराम फरमा रही होती। जाने कि उसने ऐसा नहीं किया था। इसके बरक्स वो ज़ईम का नाम लेती रही। गाड़ी में मैं और मेरा फ्रेंड यूडी थे। इसने हथेलियों से रुखसार खुश करते हुए रंधी आवाज़ में कहना शुरू किया तो पुलिस ऑफिसर ने इस्तफहामिया अंदाज में इसकी बात काट दी। यूडी उमैर दाऊद नाम है उसका। रमैमा ने वजाहत करते हुए अपनी बात जारी रखी, लेकिन हम सब फ्रेंड्स इसे यूडी कहते। बिलीव मी, जब हम इस रोड से गुजरे थे तब बिल्कुल रोड खाली था। पता नहीं कैसे एकदम वो बच्चा गाड़ी के सामने आ गया। आपने एक नर्स को बताया कि नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, राइट?
पुलिस ऑफिसर ने पूछा तो ज़ईम लब भेजे रवैमा की तरफ देखने लगा। मैं बहुत परेशान और घबराई हुई थी, पता नहीं यहाँ आकर मैंने क्या कहा। इसने ज़ईम से निगाह नहीं मिलाई। आप नशे में थी या नहीं? पुलिस ऑफिसर अपने सवाल पर अड़ा हुआ था। नहीं, इसने फौर इनकार किया। फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद मध्यम से मुजरिमाना अंदाज में बोली, मगर यूडी ड्राइव करने की कंडीशन में नहीं था। मैंने इसे मना भी किया मगर वो नहीं माना। ज़ईम लब भेज कर रह गया। दर हकीकत इसका वहाँ से उठकर चले जाने का दिल चाह रहा था। वो आपके साथ अस्पताल क्यों नहीं है? वो इसी वक्त गाड़ी से उतर के, मगर मैं बच्चे को इतनी बुरी हालत में वहाँ छोड़ नहीं सकती थी। अपने वकील को फ़ोन कर लीजिए मोहतरमा, आपका दोस्त आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा चुका। खुदा ना ख्वास्ता अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी सूरत बच नहीं पाएंगी, क्योंकि वो तो मौका वारदात से ही फरार है। इस एक्सीडेंट के वक्त इसकी आपके साथ मौजूदगी का कोई गवाह भी नहीं है। सो आपकी बेहतरी इसी में है कि आप इस ज़ख्मी के वालिदैन के यहाँ पहुँचने से पहले अपने वकील से रब्ता कर लें। चचा जान के नाम मुकाम का अफसर पुलिस ऑफिसर के लबो लहजे की नरमी से ज़ाहिर हो रहा था। मैं खुद बात करता हूँ चचा जान से। ज़ईम उठ खड़ा हुआ तो इसकी बात सुनकर रवैमा भी मुस्तरबाना अंदाज में उठ गई। एक्सक्यूज़ मी, मैं 2 मिनट के लिए इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए बीबी, जितनी नरमी हम बरतते हैं इसी को गनीमत जानिए। आराम से बैठी रहिए, बाकी के मामला तो अपने बड़ों को तय करने दें। अब की बार पुलिस ऑफिसर के अंदाज में बेरुखी की झलक नुमाई थी। बैठ जाओ रवैमा, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। वो सर्द अंदाज में कहता हुआ बाहर निकला तो कॉरिडोर में उमर और असद से मुठभेड़ होगी। उमर इसे देखते माजरत को आना अंदाज में बोला, सॉरी यार, डॉक्टर बुखारी तो निकल चुके हैं। डोंट वरी, सूरत हाल काबू में, तुम दोनों अंदर बैठो, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। वो कहते हुए रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। फ़ौरन चची जान ने उठाया। ज़ईम ने मुख्तसरन इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो चंद लम्हे शायद सकते में रहने के बाद वो फट पड़ी। बस यही कसर बाकी रहेगी, यही दिन दिखाना था इस लड़की ने हमें। अब इसके पीछे थाने कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे हमें। वो शायद और भी बोलती, मगर चचा जान ने रिसीवर इनके हाथ से ले लिया। ज़ईम को एक बार फिर तमाम सूरत हाल बयान करना पड़ी। ओके, मैं 10 मिनट में अपने वकील के साथ पहुँच रहा हूँ। चचा जान के बरक्स उन्होंने अपने हवास को काबू में रखते हुए कहा और बाउचलत फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखने के चंद लम्हे बाद वो यूं ही खड़ा रहा। दर हकीकत से सबके सामने रवैमा का रिश्तेदार होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो जिस घराने और माहौल से उठकर आया था वहाँ अखलाकियात की पासदारी की जाती थी। इज्जत को कांच के खिलौने की तरह सैंत कर रखा जाता था। जहाँ लड़कियों को अपनी नस्वानियत का हिफाजत का एहसास दिलाया जाता था, वहीं लड़कों की परवरिश भी इखलाक और किरदार की मजबूती को मद्देनजर रखा जाता था। और यहाँ चचा जान के घर में इसने बेजा ढील का हर मंजर देख लिया था। वो गहरी सांस भरता, दिल न चाहने के बावजूद वेटिंग रूम की तरफ चल पड़ा तो वहाँ एक नया हंगामा इसका मुंतज़िर था। जख्मी बच्चे का बाप और चचा वहाँ पहुँच चुके थे और यकीनन पुलिस ऑफिसर की ज़बानी सारी सूरत हाल जानकारी अब रवैमा पर बरस रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, ज़ईम ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए नरमी से कहा, देखें इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। एक्सीडेंट चाहे किसी की भी गलती की वजह से हुआ, बुनियादी चीज़ है बच्चे की सेहतयाबी। आप लोग इसके लिए दुआ करें, इसका इलाज मुआवजा हमारे ज़िम्मे है। आपके बच्चे की ज़िंदगी बच जाए इंशाल्लाह तो आपको इनकी गलती का एहसास तक नहीं रहेगा, मगर प्लीज़ फ़िलहाल आप इसके लिए दुआ करें। इस लड़ाई झगड़े और हंगामे का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी इनसे यही कह रहा हूँ, इनका बच्चा बिल्कुल खैरियत से, थोड़ी देर तक इसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब तक इसका बयान नहीं ले लिया जाता तब तक किसी को मुर्दर इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं। उमर ने भी इन्हें तसल्ली दी। फिर भी जनाब, गाड़ी में बैठे होने का ये मतलब तो नहीं ना कि आप एक राह चलते को इंसान ही ना समझे। बच्चे का बाप कदरे धीमा पड़ते हुए जदोरंज के होकर बोला, देख लें जी, दोनों पार्टियां यहाँ मौजूद है। चाहे तो इनके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करा दें, चाहे तो मफाहमत कर लें, मगर दोनों सूरतों में हमें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। पुलिस ऑफिसर ने मुदाखलत करते हुए अपनी राय दी तो बच्चे का नौजवान चचा मुश्तिल होकर बोला, ऐसे कैसे मुफाहमत कर लें जनाब, ज़िंदगी की कीमत पर भी कभी सौदेबाजी हुआ करती है। एंग्री यंग मैन, गलती भी इंसान से हुआ करती है। डॉक्टर ज़ईम ने आपको बताया ना कि आपका बच्चा खतरे से बाहर है, और वैसे भी जब तक ये पता न चले कि गलती बच्चे की है या ड्राइवर की, तब तक आप इन मोहतरमा को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। असद ने इसके कंधे पर दोस्ताना अंदाज में हाथ रखते हुए समझाया तो वो खामोश सा होकर बड़े भाई का चेहरा देखने लगा। इसी वक्त एक नया चेहरा वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। सभी बेख्तियार इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। आने वाले उधेड़ उम्र शख्स ने सबकी सवालिया नज़रों के जवाब में बड़े पुरएतमाद अंदाज में अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर पुलिस ऑफिसर के हाथ में थमा दिया। मैं मिस्टर वेमा सुहेल अब्बासी का वकील हूँ, इसने नरमी से कहते हुए हाथ में थामी फाइल भी पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा दी। ये रहे जमानत कबलत गिरफ्तारी के पेपर्स। ज़ईम ने यकलखती अपने शानों से कोई बार हटता महसूस किया। चचा जान ने न सिर्फ रमैमा की जमानत करवाई थी, बल्कि वकील के जरिए ज़ख्मी होने वाले बच्चे के फिलवक्त और आइंदा इलाज के लिए एक माकूल रकम भी अस्पताल में जमा करा दी थी। कुछ चचा जान की इस मेहरबानी, कुछ अपने बच्चे को होश में बिल्कुल खैरियत से देकर इसका बाप और चचा ठंडे पड़ गए। पुलिस वालों की भी खातिर कर दी गई, जिसके बाद सारे का सारा मामला सिमट कर एक इत्तफाकी हादसा बन गया जो कभी भी किसी के साथ भी पेश आ सकता है। इसकी ड्यूटी आवर्स खत्म हो चुके थे, मगर इस सारे मसले की वजह से वही रुका हुआ था। वो कमरे से बाहर निकला तो रवैमा भी इसके पीछे आ गई। आपने मुझसे पूछे बगैर पापा को फ़ोन क्यों किया? और नाराज़ लहजे में पूछ रही थी। वो रुककर गुस्से से देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारा दोस्त इस कंडीशन में था नहीं कि आकर तुम्हें छुड़ा सकता। आप खुद भी मेरी ज़मानत करा सकते थे। मैं मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। वो कदरे मत्थम पड़ गई। ज़ईम चिढ़ गया, शट अप रवैमा, अब घर जाओ तुम, मैं आपके साथ जाऊँगी। वो उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। पता नहीं क्यों इनकार करते करते रह गया। बस आम से अंदाज में बोला, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। वो इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर इसके साथ चलती। ज़ईम ने कोई रिक्शा या टैक्सी रोकने की कोशिश नहीं की। आप मुझसे नाराज़ हैं? तुम मेरी ने अपने घर वालों की नाराज़गी की फ़िक्र करो। कदर तौक़ुफ़ के बाद मजबूरन ज़ईम को बोलना ही पड़ा। हालांकि इस वक्त वो इससे कोई बात नहीं करना चाहता था। इनसे पहले कौन सा राज़ी हूँ मैं? इसके सुलगते हुए जवाब पर ज़ईम ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया।
सुर्ख एम्ब्रॉयडरी से सजा स्याह बॉयल बॉटम और शॉर्ट शर्ट पहने हंसपे आदत इस निशाने पर सुर्ख और स्याह स्कार्फ डाल रखा था। रोई रोई आंखों और चेहरे के बरक्स इसका लबो लहजा बहुत मतवाजन था, जैसे कुछ देर कबल का वाक़या महज एक ख्वाब हो, इसके लिए कुछ अहमियत न रखता। और यही बात ज़ईम को इससे मुतनफ़्फ़र कर गई। अहमियत इस बात की नहीं रवैमा बीबी, बल्कि हम किससे नाराज़ हैं, बल्कि इस बात की होती है कि हमसे कौन का नाराज़ है। वो ना चाहते हुए भी इसे जता गया। बिल्कुल सही, फिर तो ये बात इन्हें भी सोचनी चाहिए कि मैं इनसे क्यों नाराज़ हूँ। तुम बिल्कुल, वो चिढ़कर कहते हुए लब भेज के फिर लम्हा भरी से देखने के बाद सर छिटक कर टैक्सी रोकने लगा। रवैमा ने टैक्सी वाले को मेन रोड पर ही रोक लिया। वो कुछ कहे बगैर किराया अदा करके नीचे उतर आई। यहाँ से 5 मिनट की वॉक पर चचा जान की शानदार कोठी अस्तादा थी। मैं घर नहीं जाना चाहती। इसकी नई बात ने पैंट की जेबों में हाथ फंसाए सोचों में उलझे ज़ईम को भग से उड़ा दिया। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? रात के इस पहर जब इसे अपने घर में ख्वाब खरगोश के मज़े ले उठना चाहिए थे, वो सड़क पर टहलने की इरादे से अंदाज में चलती कितने मरे से अपने इरादे बल्कि एडवेंचर्स बता रही थी। इसे अजहद गुस्सा आया। मेरा दिमाग नहीं बल्कि मूड ख़राब है, और वैसे भी मैं घर जाऊंगी तो नए सिरे से फसाद उठ खड़ा होगा। आज मेरे बर्थडे का फंक्शन था, वो बड़े आराम से कह रही थी। आज तुम्हारा बर्थडे था और तुम यहाँ? इसके अंदाज में हैरत के साथ साथ बेयकीनी भी उतर आई, मगर रवैमा के इत्मीनान में ज़रा भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। ज़ईम को याद है चचा ने बतौर ख़ास इसे रवैमा के बर्थडे पर इनवाइट किया था, और इस सिलसिले में होने वाले शानदार इंतजामात की तफसील भी उठते बैठते इसके कानों में पड़ती रही थी। और यहाँ रवैमा भी थाने कचहरी के चक्रों में पड़ी हुई थी। मैंने मम्मी से पहले ही कह दिया था कि वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ना करे। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं इसमें शरीक नहीं होंगी। माँ बाप की इज्जत भी कोई चीज़ होती है रवैमा अब्बासी, तुमने तो इसका भी ख्याल नहीं किया। ज़ईम के सुलगते हुए लहजे के जवाब में बड़े आम से अंदाज में बोली, आप इस बात की फिक्र मत करें, क्योंकि इन लोगों ने कभी परवाह नहीं की सिवाय अपने स्टेटस और बिजनेस की फिक्र के। इन्हें कभी किसी बात ने टेंशन नहीं दी। स्टेटस भी इज्जत ही के बलबूते पर बना करता है। ज़ईम ने तल्खी से इस पर बावर कराना चाहा तो इसे देखते हुए बोली, आपके यहाँ बनता होगा, हमारे यहाँ तो बैंक अकाउंट, शेयर्स और प्रॉपर्टी काउंट होती है। इज्जत का नंबर तो पता नहीं कौन से नंबर पर आता है। बहरहाल आज तुम्हें हर हाल में अपने घर पर होना चाहिए था। मैं ये सब कहने का हक तो नहीं रखता, मगर जितनी हेल्प तुम्हारी कर चुका हूँ इसके बदले इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुमने अच्छा नहीं किया। आप कुछ नहीं जानते ज़ईम, वो रसान से कहने लगी तो ज़ईम दृष्ट लहजे में इसकी बात काट के, तुम मुझे भाई नहीं कह सकती, बहुत बड़ा हूँ मैं तुमसे। वो एकदम चुप होकर इसे देखने लगी, जो डार्क ग्रे पैंट पर वाइट शर्ट की आस्तीन ने कोहनी तक फोल्ड की अपनी सी आंखों में खफकी और चेहरे पर बेजारी के तासुर सजाए हुए था। वो इसके चेहरे पर से नजरें हटाकर घर की तरफ चलने लगी। ज़ईम को इसकी हरकत बहुत बुरी लगी। तभी घर पहुंचने तक वो लब भेजे नाक की सीध में देखकर चलता रहा। चौकीदार ने गेट खोला तो वो अंदर चले आए। लॉन की हालत देखकर साफ अंदाजा हो रहा था कि यहाँ किसी बड़े फंक्शन की तैयारियां की गई थी। ज़ईम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली, जिसकी सुइयां इस वक्त रात के 1:45 बजा रही थी। इसे अंदाजा तो था रवैमा की इस हरकत पर चचा जान और चची जान बहुत सीख पाओ होंगे, मगर चची जान ने तो इसकी अच्छी खासी क्लास ले डाली। ज़ईम इनके मामले में पड़े बगैर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कितनी देर तक वो माँ बाप और बेटी के मुकाल में सुनता रहा। फिर नींद आने तक वो हॉस्टल में शिफ्ट होने का पक्का इरादा कर चुका था। हाय इन्हों के घर भी हर किसी टाइम भी सुकून नहीं है। हर टाइम अपना उन्होंने मजमा लाया होंगे। मौसद के साथ बैठा एक मरीज़ा का अपेंडिक्स केस डिस्कस कर रहा था जब डॉक्टर सलवा भी यहाँ आ गई। अस्सलाम वालेकुम, इसके खुशगवार से अंदाज का इन दोनों ने भी खुशदिली से जवाब दिया। क्या बहस हो रही है चाय के कप पर? वो कुर्सी घसीटती इनके साथ बैठ गया। सलमानी के अंदाज में ज़ईम की तरफ देखते हुए खनकारा, फिर बोला, मैं चलता हूँ, मुझे एक मरीज़ का केस स्टडी करना है। इसके अंदाज और इशारे को समझते हुए ज़ईम जज्बस होकर इसे घूरने लगा, जबकि सलमा ने भी इसके अंदाज को महसूस करते हुए इसे आड़े हाथों लिया। ये बैठे बैठे अचानक इतना सीरियस मरीज़ कहाँ से आ गया तुम्हारा? अभी आ जाता हूँ, तुम लोग बैठ कर गपशप लगाओ। उसे टालते हुए चला गया। हाँ जी, अब बताएं किस मसले पर इतने ज़ोरों शोर से बहस हो रही थी? डॉक्टर सलवा के अंदाज से लग रहा था वो वाकई गपशप के मूड में। दिल के मसले पर वो बेख्तियार कह गया, फिर खफीफ सा होकर इसे देखने लगा, जो बड़ी दिलचस्पी से इसकी तरफ देख रही थी। क्या कोई दिल का मरीज़ है? मगर इससे आप लोगों का क्या ताल्लुक? ये वो वाला दिल का मरीज़ नहीं, बल्कि आर्जी मर्ज है, और जिसकी दवा भी डॉक्टर के पास नहीं होती। अब मौजू शुरू हो ही गया तो ज़ईम ने भी मोहतात अंदाज में असद के प्लान को आगे बढ़ाया। ओ, डॉक्टर सलवा के होंठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट फैल गई। मरीज़ कौन है बाय द वे? अभी तो आप सिर्फ मर्ज की बात करें, मरीज़ तो हर दूसरा बंदा है यहाँ। वो बड़े खुशगवार अंदाज में बात करी थी। वो दिल ही दिल में असद और उमर को कोस कर रह गया, जिनकी वजह से वो मेडिकल से भी ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान में आ पड़ा था। मेरे ख्याल में पहले आपके लिए चाय मंगवा ली जाए। ये बहस तो चलती रहेगी। ज़ईम ने फिल वक्त इसे टाला। वो शाने चुका कर रहेगी। अस्पताल की तरफ से रहाइश का मसला और हो गया था, इसलिए वो आज वापस लौटते अपना सूटकेस पैक करने लगा। दरवाज़ा खटखटाए जाने पर शेविंग का सामान समेट कर वॉशरूम से बाहर निकला। आ जाए। वो मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। रबैमा की शक्ल देखकर गहरी सांस लेता सूटकेस में चीज़ें रखने लगा। इसे गैर मुतवक्के तौर पर पैकिंग में मसरूफ़ देखकर वो तेजी से अंदर आई। आप कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल की तरफ से मेरी रहाइश कंफर्म हो गई है, वो मुख्तसरन कहता हुआ कमरे में नजरें दौड़ा रहा था। लेकिन क्यों? आप यहाँ रह तो रहे हैं। वो एक लखती बेचैन होगी। हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता ना, मसला हल हो गया, सो अब जाना पड़ेगा। बेतासुर से अंदाज में कहते हुए वो कॉर्नर पर से अपनी तस्वीर उठाने के लिए बढ़ा, तो इससे पहले रवैमा ने आगे बढ़कर इसकी फ्रेमशुदा तस्वीर उठा ली। वो हैरानी से देखने लगा। आप कहीं जाएंगे?
ज़ईम ने इसके चेहरे पर शरारती या मजाक का तासुर ढूंढना चाहा, मगर वो बिल्कुल संजीदा और कदरे मुताबिक से थी। मैंने कहा ना रवैमा, मेरा जाना तय था, और फिर ये तुम्हारा मसला नहीं है। इसने कहते हुए अपनी तस्वीर लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। ये तो आप कहते हैं ना, आपका जाना मेरा ही मसला है, आप यही रहेंगे, वो हटीलेपन से कहती हुई ज़ईम को परेशान करने लगी। इस पर मकसूद इसकी आंखों से छलकते आंसू। ज़ईम ने चंद सेकंड इसकी जानिब देखने के बाद इसका बाजू थाम कर इसे अपने बिस्तर पर बिठा दिया, खुद कुर्सी घसीट कर इसके सामने आ बैठा। क्या मसला है रवैमा? नरमी से पूछ रहा था और जवाब में वो इतनी बुरी तरह से रो दे कि ये तो इसके वहमो गुमान में नहीं था। बस करो रवैमा, इस तरह ना सिर्फ तुम मुझे परेशान कर रही हो बल्कि मुझे भी, ना सिर्फ तुम परेशान हो बल्कि मुझे भी परेशान कर रही हो। इसके लबो लहजे से भी परेशानी छलक रही थी। गैर मुतवक्किल तौर पर इसने ज़ईम की बात सुनकर आस्तीन से आंसू साफ कर लिए, तो इसे भी कदरे सुकून हुआ। अब बताओ क्या परेशानी है, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप कहीं नहीं जाएंगे। ज़ईम ने देखा रोने से इसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी उतर आई थी। तुम मुझे अपना मसला बताओ रवैमा, यही मेरा मसला कि आप यहाँ से जा रहे हैं, वो भी मेरी वजह से। एक आंसू फिर से बागी होकर इसके रुखसार पर अटका था। तुम्हें गलत फहमी हो रही है रवैमा, मैं तुम्हारी या किसी की वजह से यहाँ से नहीं जा रही। ये तो तय था कि रहाइश का मसला हल होते मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगा। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो बेहद रसान से बोला तो वह नफ़ी में सर लाते हुए पुरतेकन अंदाज में कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं वहाँ पापा को भी बुला सकती थी। मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ सबके बीचों बीच मुझे आपको कज़न बताते हुए आपको कितना गुस्सा आया होगा, आपने कितनी शर्मिंदगी महसूस की होगी। वो सच कह रही थी, मगर ज़ईम ये बात अपने मुँह से कभी नहीं कह सकता था। वो किस्सा तो इस रात के साथ ही ख़त्म हो गया था, और फिर तुम चाहे वहाँ किसी के सामने मेरा नाम ना भी लेती तो भी मेरे कुलीग जानते थे कि मैं चचा जान के साथ ठहरा हूँ। तुम इनका नाम भी लेती तो सबको हमारे रिश्ते का इल्म हो जाता, और सबसे बढ़कर यह कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में मुब्तला देखकर कभी भी अनजान बनकर नहीं रह सकता था। शर्मिंदगी या गुस्सा बहरहाल एक अलग चीज़ है। वो अब भी इसी इत्मीनान से बात कर रहा था जो उसकी तबीयत का खासा था। तो फिर आप मत जाए ना, वो इसी जज्बातियत से बोली। तो ज़ईम गहरी सांस भरता सीधा वो बैठा, फिर संजीदगी से बोला, देखो रवैमा, मुझे बार बार एक ही बात को दोहराना बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं किसी सूरत भी यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ का माहौल मुझे सूट नहीं किया, मगर बहरहाल मेरे जाने की वजह सिर्फ यही वजह नहीं है, वो भी है जो मैं बता रहा हूँ। मेरी रहाइश का मसला हल हो चुका है। वो अब अपने स्कार्फ से इसकी तस्वीर साफ करी थी। पता नहीं इसने ज़ईम की बात सुनी भी थी कि नहीं। ज़ईम खामोशी से देखता रहा। इसने तस्वीर साफ करके ज़ईम की तरफ बढ़ाई। इसने तस्वीर थामी और रवैमा ने इसका हाथ, क्या आप मेरे कहने पर भी नहीं रुकेंगे? वो बड़े आस भरे लहजे में पूछ रही थी। कोई और मौका होता तो वो इसके स्टार पर जी भर कर हैरान होता, फिर सरदमोहरी से इनकार भी कर देता, मगर इस वक्त इसकी नज़र रवैमा के दाहिने हाथ पर जमी थी, जिससे वो ज़ईम का हाथ थामे हुए थी। मखरूती उंगलियों वाला खूबसूरत हाथ नफासत से तराशे हुए सिल्वर कलर की क्यूटेक्स से सजे नाखून। अभी चंद साल पहले जब वो इसकी तरफ झुककर बैठा था, तब भी एक मानूस सी खुशबू ने इसकी कुव्वत शामा को चौंकाया था, मगर वो इस एहसास को अपना वहमा समझ कर झटक गया। इसने अपनी तस्वीर बिस्तर पर रखते हुए रवैमा का हाथ अपने हाथों में लिया। चंद लम्हों तक वो गौर इसके हाथ को उलट पलट कर देखता रहा, फिर रवैमा की तरफ मतवज्जा हुआ। वो शायद ज़ईम से इस हरकत की बल्कि बेतकल्फ़ी की तवक्का नहीं करी थी, इसलिए कदरे हैरान सी थी। ज़ईम ने इसका हाथ छोड़ दिया। देखो रवैमा, जाना तो मुझे बहरहाल पड़ेगा। इतने दिनों तक मैं यहाँ रहा हूँ तो इसका सबसे बड़ी वजह अम्मा की तकीद और बहरहाल रहाइश का मसला भी था। मैं यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनकर ठहरना पसंद नहीं करता। मुझे पता है कि यहाँ किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर खुद मैं अपनी तबीयत पर जबर नहीं कर सकता, वो नरमी से कह रहा था। मगर तुमसे दोस्ती पक्की है, तुम जब जी चाहे मुझसे मिल सकती हो, अपनी हर प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हो। आज से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहते हुए ज़ईम ने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने एक नज़र इसके मजबूत मर्दाना हाथ को देखते हुए अपना नाजुक सा हाथ इसके हाथ में दे दिया। उन्हें दोस्ती दोस्ती ते बेची रवैमा ने दिल हार देना रहते। तुम इस कदर सुस्त आदमी हो ज़ईम, अगर कभी तुम्हें अपनी महबूबा से इजहार इश्क करना पड़े, जब तक तुम इससे अपने दिल की बात कहोगे, 2-3 बच्चों की अम्मा बन चुकी होगी। वो असद सख्त बनाया हुआ था, वो भी किसी और के। उमर ने लुकमा दिया। मैंने तो तुम्हें पहले कह दिया था कि मेरी लाइन नहीं है। ज़ईम हर वक्त इस मामले में अलग होने को तैयार था। तुम्हें कौन सा खुद के लिए इजहार मोहब्बत करना, बस इससे मेरे मुतल्लिक पूछो कि मैं इसे कैसा लगता हूँ। असद ने दांत पीसे थे। ये तो बेचारा पूछ ही लेगा, मगर फिर तुम्हें जवाब बताते हुए वक्त इसे बहुत शर्मिंदगी होगी। उमर ने कहकर लगा कर कहा तो ज़ईम संजीदगी से बोला, मैं भी ये सोच रहा हूँ। बको मत और फ़ौरन इस काम को निपटाओ। देखता हूँ यार, कहीं जूते ही ना पड़वा देना। ज़ईम ने तफक्कर आमेज़ अंदाज में कहा तो वो हादसा हो गया। तुम बस जूतों के खौफ से मेरी शादी कैंसिल करवा देना, इतनी देर में तो वो कहीं और मंगनी करवा लेगी। हौसला रखो मेरी यार, दुनिया में लड़कियों की कमी तो नहीं है ना। उमर ने शरारत से कहते हुए इसके शाने पर हाथ रखा, जिसे असद ने फ़ौरन झटक दिया। मगर इनमें कोई भी डॉक्टर सलमा मलिक नहीं है। ओके रिलैक्स, मैं बात करता हूँ इससे। ज़ईम ने फ़ौरन संजीदा हो गया, तब कहीं जाकर असद को सुकून आया। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मेरे मोबाइल पर कॉल कर लेना। कलाई पर बंदी घड़ी पर नज़र डालते ही ज़ईम उठ खड़ा हुआ। वो तेज़ कदमों से पथरीली रवश पर चलता अस्पताल के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ रहा था जब इसका मोबाइल बज उठा। इसकी ने स्क्रीन पर निकाल डाली तो रवैमा का मैसेज आ रहा था। मैं अस्पताल के बाहर पार्किंग लॉट में आपकी बाइक के पास खड़ी हूँ। एक सानिया को लब भेजने के बाद वो हल्के से मुस्कुराकर अस्पताल से बाहर निकला तो वाकई वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी। इसे देखकर हाथ हिलाने लगी। कैसी हो? वो दोस्ताना लहजे में पूछ रहा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, 3 दिन हो गए आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए और एक बार भी घर नहीं आए। वो शिकायती अंदाज में बोली। सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अब देखो, जो ही फारिग हुआ फ़ौरन तुम्हें याद कर लिया। वो अपनी बाइक निकालते वैसे बहलाने वाले अंदाज में कह रहा था। इसने जवाबन कुछ कहने को मुँह खोला, फिर लबों को भेज गई।
कभी मोटरसाइकिल पर बैठी हो? वो इससे पूछ रहा था। रवामा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने नफ़ी में सर लाया तो इसे अपने पीछे बैठने का इशारा करते बोला, तो चलो आज इस एडवेंचर का मजा भी ले लो। वाई नॉट? वो बिना हिचकिचाए इसके पीछे बैठ गई। पूछोगी नहीं कहाँ लेके जा रहा हूँ? ज़ईम ने चेहरा मोड़कर पूछा तो इत्मीनान से बोली, मुझे आप पर इतना ही भरोसा जितना कि खुद पर। इसके जवाब पर वो लहजा भर को चुप सा हो गया, फिर इसी खामोशी के साथ मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। रास्ते में इसने रुककर फ्लावर शॉप से रवामा की पसंद के सफ़ेद और गुलाबी फूलों के बुके लिए। कहीं जाना है आपको? वो काउंटर पर पेमेंट करके पलटा तो वो बुके के हाथों में लिए पूछने लगी, हम दोनों कहीं जा रहे हैं। वो मुस्कुराता हुआ इसे साथ लिए बाहर निकला और चाहे कुछ भी था, ज़ईम का ये दोस्ताना अंदाज रवामा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसीलिए अपने एक रेस्टोरेंट में चला है। तुम यहाँ बैठो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इसे टेबल तक पहुँचाकर वो खुद काउंटर की तरफ बढ़ गया। चंद मिनट बाद वो वापस आए। क्या बात है, इतनी पूरी स्टार्ट क्यों हो रहे हैं आप? वो मुस्कुराते हुए पूछी थी। मोबाइल और किचन मेज़ पर रखता हुआ हंसती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? आप इनकी बात मुझसे मत करें, मैं इन लोगों से बात नहीं करती। वो यकलखती संजीदा हो गई। ज़ईम ने फ़ौरन इसे टोक दिया। बुरी बात है रवामा, आपने कुछ नहीं जानते। वो रूठेपन से बोली तो ज़ईम ने कहा, मैं तुमसे सब कुछ पूछूंगा मगर फ़िलहाल अपना मूड ठीक रखो। मैं तुमसे दोस्ती करते पहले एक वादा कर लूँगा। मगर आपने तो कहा था कि अब हम दोस्त हैं। वो इसे याद दहानी करा रही थी। अच्छी दोस्त के लिए भी एक हलफ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ज़ईम ने कहा तो फ़ौरन बोली, ओके ले लें वादा, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ। तो फिर तुम्हें मेरे से दोस्ती करने के लिए अपने तमाम नाम नेहाद फ्रेंड्स को हमेशा के लिए गुड बाय कहना होगा। ज़ईम ने इसके चेहरे को नज़र की गिरफ्त में लेते हुए अटल अंदाज में कहा तो वो एक लम्हे भी सोचे बगैर बोली, कह दिया। ये हुई ना बात। ज़ईम मुस्कुराकर वेटर को बुलाने लगा। मेरा ऑर्डर ले आए? इसने वेटर को कहा। थोड़ी देर के बाद फ्रेश क्रीम एंड चॉकलेट केक के साथ इनके मेज़ पर मौजूद था। ज़ईम ने केक पर मौजूद बाहर कैंडल रोशन कर दी। वो साथ बैठी केक की सतह पर हैप्पी बर्थडे रवामा के अल्फाज पढ़ी थी। अगरचे तुम्हारा बर्थडे एक हफ्ता पुराना हो चुका है मगर मैं तावान भर रहा हूँ इसमें शरीक ना होने का। वो उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था। इसकी पलकें नम होने लगी तो वो यूं ही चेहरा मोड़ के रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को देखने लगी जो अपनी मेज़ों पर अपने अपने साथियों के साथ खुशकपी में मसरूफ़ थे। कम मौन रवामा, अच्छा ये बुके तो लो, ये मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए। वो इसकी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। फूलों का बुके उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया तो वो इसकी तरफ देखते हुए भराए हुए लहजे बोली, आप मुझ पर तरस खा रहे हैं? मेरे किस अमल से तुम्हें ये बात महसूस हुई है? वो जवाबन दोनों बाजू में इसकी सतह पर टकाते हुए बड़े सुकून से पूछ रहा था। तो फिर ये सब दोस्ती के तकाजे, मगर तुमने चौके कभी इस अच्छी दोस्ती का मज़ा नहीं चखा, इसलिए तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। वो कदरे मुस्कुराया तो लहजा भरी से देखते रहने के बाद रवामा ने आहिस्ती से कहा, शायद। अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए नरमी से बोला, ये एक बेहतरीन दोस्ती की शुरुआत है रवामा। मबहम से अंदाज में कहते वो खुलकर मुस्कुराई। मगर आप मुझे रवि कहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके अब केक काटो रवि, क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। इसके बाद हम अच्छा सा डिनर करेंगे। ज़ईम ने बेतकल्फ़ी से कहा तो वो खिलखिलाकर हंसती। मोहब्बत मेरे नज़दीक एक दूसरे के दिल में बसने का नाम है। जो ज़ुबान ज़द आम हो जाए वो नीरा दिखावा होता है। सलमा मलिक ने बड़े इत्मीनान के साथ इजहार ख्याल किया। ज़ईम ने को अपने तमाम यादशुदा डायलॉग भग से उड़ते हुए महसूस हुए। इस टॉपिक को छेड़ते हुए इसने अगर ज़रा भर भी एहसास होता कि मोहब्बत के मामले में सलमा मलिक की सोच इस कदर पुख्ता तो वो कान दबाकर अपनी राह लेता। मगर अब जबकि असद की किस्मत से ये मौजूद छेड़ ही चुका था तो इसे आए बाएं शाएं करके लपेटना बिल्कुल भी दानिशमंदी नहीं थी। मगर ये महबूब के साथ इंसाफ तो नहीं कि वो बेचारा आपके दिल की जानने में ही उम्र बिता दे। ज़ईम का अंदाज पूरा एहतजाज था। सलमा मलिक को इसके अंदाज पर हंसी आई। तो फिर वो महबूब ही नहीं जो आपकी आंखों से दिल का हाल न जान सके? इसके कहने पर ज़ईम ने इसकी तरफ देखा। वो खुलकर मुस्कुरा दी जिससे इसकी साफ रंगत मजीद चमक उठी। आजकल इतनी फुर्सत किसे है कि आंखों में आंखें डाल के वक्त ज़ाया करता रहे? कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन का ज़माना है यार। वो बेसख्ता ही बोल रहा था तो इसके दोस्ताना अंदाज ने सलवा को बहुत महसूस किया जबकि ज़ईम खिजल सा हो गया। तो फिर मैं फ्रैंकली पूछ सकता हूँ कि लड़के किस तरीके से इज़हार मोहब्बत पसंद करती हैं? तुम्हें किससे ये मोहब्बत तो नहीं होगी ज़ईम? इसने बेसाख्ता कुर्सी की पुश छोड़कर सीधे होते हुए बेयकीनी से पूछा तो लम्हा भर को वो गड़बड़ाई तो गया। फिर संभलते हुए खफीफ से शान उचकाकर बोला, इसमें ऐसी क्या अजीब बात है? होने वाला काम तो कभी भी हो सकता है। हर काम कभी ना कभी पहली बार होता है। मोहब्बत काम नहीं है मिस्टर ज़ईम। वो इसे टोक गई। तुम्हें कैसे पता? ज़ईम ने किसी खोज में इसकी नज़रों को अपनी नज़र की गिरफ्त में लेता वो मुस्कुराकर बोली, अगर ये काम होती तो हर कोई इसे करने की कोशिश करना मगर ये हो जाती, यानी जैसे फ्लू हो गया। वो मजाक उड़ाने जा रहा था मगर वो संजीदगी से बोली, हाँ ये बीमारी है, इसके भी बहुत से इलाज ढूंढे जाते हैं। वो इस कदर डॉक्टर याना जवाब पर दिल ही दिल में कराह कर रह गया। और अगर तुम, मेरा मतलब है कि ऐसी सिचुएशन का सामना तुम्हें करना पड़े तो? सलमा मलिक का दिल बेतरतीबी से धड़का। अब तक ज़ईम इदरीस को बेतकल्फाना अंदाज में देखती आंखों ने फ़ौरन ही अपना रवैया ज़ाविया बदल लिया था। तो इजहार करने वाले पर मुनहसर है, मेरा काम तो रिएक्ट करना है, यानी जूते भी पड़ सकते हैं। वो बेसाख्ता बोला तो इसे हंसी आ गई। बाद में ज़ईम ने ये सारी गुफ्तगू मनोवन असद को सुना दी तो वो गहरी सांस भर के रह गया। कितनी औखी जगह मत्था लगाया मैंने। इट्स वेरी सिंपल यार, कोई गिफ्ट शिफ्ट देकर इसे कोई फूल डिनर, मेरा दिल का हाल जाने से लड़की थोड़ी पड़ती है। उमर ने मिनटों में हाल पेश किया और असद खुश हो गया। हाँ इसने कहा कि जूतों का इम्कान नहीं है, इसलिए तुम हेलमेट पहने बगैर इसे इज़हार मोहब्बत कर सकते हो। ज़ईम की बात पर इन दोनों ने कहका लगाया।
आज बहुत दिनों के बाद वो चचा जान के घर आया था। मुलाजमा ने पूछने पे पता चला कि चचा जान इस वक्त आराम कर रहे थे। चचा जान हस्बे साहब किसी मीटिंग या पार्टी में शिरकत के लिए गई हुई थी, जबकि रवामा बीबी अपने कमरे में थी। वो सबकी मसरूफियत बताकर यूँ खड़ी थी जैसे पूछ रही हो कि इनमें से किसे बुलाऊं, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। ज़ईम कहते हुए सोफे से उठा तो वह सर हिलाती हुई चली गई। कुछ देर सोचते रहने के बाद वह रवामा के कमरे की तरफ बढ़ा। यस कम इन। दरवाज़ा खटखटाने पर इसकी बहुत मगन सी आवाज़ आई तो नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ। मगर ये अंदर दाखिल होने से इतना महंगा पड़ेगा ये इसने सोचा भी नहीं था। सीरक के सियाह ट्राउज़र और बगैर आस्तीन की स्किन टाइट स्याही शर्ट में मलबूस सामने अपने बेड पर आड़ी तिरछी लेटी वो टीवी स्क्रीन की जाने मतवजह थी। 11:30 बजे भी अभी तक इसकी सुबह नहीं हुई थी। ज़ईम का चेहरा मारे खजालत के सुर्ख पड़ गया। वहीं से वापस पलटा तो वो जो ज़ईम को देखकर बेतरह खुशी हुई थी तेरी से उठकर इसके पीछे लपकी। व्हाट अ सरप्राइज़, आप आए? मैं समझी मुलाजमा होगी, आए बैठे ना। वो इसका बाजू कोहनी से दबोचे बड़ी खुशी से कह रही थी। मैं लाउंज में बैठता, तुम चेंज करके आओ। वो बमुश्किल कह पाया। ओफो, आए तो सही, पहली बार मेरे रूम में आए हैं। वो बस हद्दे स्टार्ट बोली और ज़ईम ने इसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें बुलाने आया था तुम्हारे रूम में बैठने के लिए नहीं, मैं बाहर मौजूद हूँ, तुम चेंज करके आ जाओ। इसके अंदाज पर वो खामोश सी होगी। ज़ईम वहीं से वापस पलट आया। अगले 10 मिनटों में मुंह हाथ धोए, कपड़े तब्दील किए, इसके सामने मौजूद थी। ज़ईम ने मैगजीन टेबल पर रखते हुए एक सरसरी निगाह इस पर डाली। फ्रोजी और पर्पल एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र और शर्ट के साथ वो दुपट्टा भी ओढ़े हुए थी। इतनी देर से उठती हो तुम? जल्दी उठ के क्या करना होता है? वो मुस्कुराती निगाहें इस पर टकाए पूछ रही थी। जल्दी उठे तो काम भी निकल आता है। ज़ईम ने संजीदगी से कहा तो माजरत करती उठकर किचन में चली गई। अगले ही लम्हे वो वापस आकर इसके सामने बैठ गई। इतने दिन हो गए आपसे मिले, अगर आपने मना नहीं किया होता तो मैं अस्पताल आ जाती। वो शिकवा कर रही थी। ज़ईम ने मुस्कुराते हुए जैसे से बहलाए। आज तुम्हारा एसएमएस मिला तो फ़ौरन चला है। आज नहीं, ये मैसेज मैंने परसों रात को भेजा था। ये कहें कि आज आपका ऑफ डे था इसलिए चले हैं। वो नाराज़गी दिखा रही थी। ओफो, इतनी शिकायत? ये तो कुछ भी नहीं। मैंने फुप्पो से भी आपकी ढेरों शिकायतें की हैं। इसने जैसे भांडा फोड़ा तो ज़ईम हैरान हुआ। अम्मा का फ़ोन आया था? नहीं, मैंने खुद किया था फ़ोन। मरियम आपी से भी बात की और मौज़म से भी। वो बहुत खुश थी। ज़ईम को अच्छा लगा। अब की बार आप जाएंगे तो घर तो मैं भी आपके साथ जाऊँगी। वो बड़े जोश से बता रही थी। ज़ईम मुस्कुरा दिया। हाँ ज़रूर, मगर मुल्तान की गर्मी शायद तुमसे बर्दाश्त ना हो। कोई मसला नहीं, हो जाएगी बर्दाश्त। वो बड़े जज़्ब के साथ इसे देख रही थी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। अम्मा तुम लोगों को बहुत याद करती हैं। मरियम और मौज़म तो शायद बहुत बचपन से मिले होंगे तुम सबसे, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। वो वाकई बहुत मुतासफाना अंदाज में अपनी गलती तस्लीम करी थी। तुम नमाज़ पढ़ती हो क्या? ज़ईम का सवाल बहुत गैर मतवक़्क़ा था, मगर वो हिचकिचाए शर्मिंदा हुए बगैर बोली, नहीं, मैं शुरू से बोर्डिंग में रही हूँ, कभी किसी ने कहा ही नहीं और मुझे आती भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि नमाज़ पढ़ा करो रुबैमा, बहुत सुकून पाओगी। मैं तो तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, मगर इसका बाकायदा बंदोबस्त ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है। वो मुतमिन होगी। मुलाजमा चाय और स्नैक्स की ट्राली रख गई तो वो खुद ज़ईम के लिए चाय बनाने लगी। मैंने कभी ये सब काम नहीं किया, इसलिए बताइए कितना दूध, शक्कर? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। आज तुम जैसी चाय बनाकर पिलाओगी मैं बखुशी पी लूँगा, और आइंदा? आइंदा भी। वो भी मुस्कुरा दिया। इसने चाय बनाकर कप ज़ईम की तरफ बढ़ाया तो कप थाम कर ज़ईम ने तपाई पर रख दिया और रवामा का बड़ा हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्या मेरे हाथ बहुत खूबसूरत हैं? वो शरारत से बोली तो इसके हाथों को बकौर देखता ज़ईम छम गया। फिर संभलते हुए बोला, हाँ इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं तुम्हारे हाथों को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। अब मुझ पर तो अपनी डॉक्टरी मत आजमाए। वो हंसी पे शरारत से पूछने लगी, वैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक कितनी लड़कियों का हाथ पकड़ चुके हैं? खुदा को मानो यार, तुम पहली हो। बेसाख्ता बोला तो रवामा का दिल धड़क उठा। और आखिरी भी? वो भी बेख्तियार बोली तो ज़ईम ने बिना सोचे समझे इस बात में सर हिला दिया। तो अब हाथ छोड़ दे। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली तो ज़ईम ने करंट खाकर इसका हाथ छोड़ा, जैसे वो गैर इरादतन ही अभी तक थामे हुए था। चाय पीजिए ना। रवामा ने कप इसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स। इसने कप थाम लिया। काफ़ी देर गुजर गई। ज़ईम ने ना कोई बात की ना ही चाय का घूंट भरा। ये चाय मैंने नहीं बनाई है, बेफिक्र होकर पी सकते हैं। वो चौंका फिर इसे देखते हुए पुरसोच अंदाज में बोला, तुम्हारे नाम का मतलब है खुशी। खुश रहा करो रवामा, तुम यूं ही अच्छी लगती हो हंसती हुई। ज़ईम को नहीं पता था कि इसके अल्फाज मुकाबिल को किस खुशफहमी का शिकार बना। ज़ईम को सुबह तक अच्छी तरह याद था कि आज वो रवामा को लंच कराने का वादा कर चुका था, मगर दोपहर तक 2 इमरजेंसी केसेस निपटाने के बाद वो थक कर चूर हर बात भुला बैठा। डॉक्टर्स रूम में सलमा मलिक को चाय के साथ मंतज़िर पाकर मुतशक्कर हुआ। आज कुछ ज़्यादा ही काम हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, वाकई सर बुहारी को असिस्ट करना बहुत दिल गुर्दे का काम है। वो थका थका सा आरामदेह सोफे में धंस गया। जल्दी से चाय पियो, इसके बाद एक अच्छा सा लंच तुम्हारा मुंतज़िर है। सलमा ने कहा तो वो सीधा हुआ। ये मेहरबानी कौन करा? तुम चलोगे तो पता भी चल जाएगा। वो मुस्कुरा रही थी। शाने झटकते हुए इसने अपना कप चाय का कप थाम लिया। तुमने बताया नहीं ज़ईम, तुमने इस लड़की को अपने दिल की बात बताई या नहीं? कई लम्हों की खामोशी के बाद सलमा ने बेहद अचानक पूछा तो चाय का घूंट इसके हलक में अटक गया। कौन लड़की? बहुत बुरी बात है डॉक्टर ज़ईम। वो मुतासफाना अंदाज में बोली तो ज़ईम खफीफ सा होकर दिल ही दिल में असद को कोस कर रह गया, जिसकी बदौलत आज वो इस नाजुक मरहले में अटका हुआ था। सलमा का अंदाज ऐसे था जैसे कह रही हो अब मुझसे भी छुपाओगे? तुम बताओ ये असद कैसा शख्स है? तेरी से खुद को संभालते हुए ज़ईम ने इसके दिल की जानना चाहिए तो वो बेसाख्ता बोली, डफर है बिल्कुल। इसे मैं तारीफ समझू या खामी?
ज़ईम ने बड़े तहम्मुल से पूछा था। वो शान झुकाकर लापरवाही से बोली, जब मैं इसके मुतल्लिक सीरियस हुई तो तब ज़रूर बताऊंगी। इसे बहुत फिक्र रहती है कि लड़की इसके मुतल्लिक क्या सोचती है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ज़ईम किसी भी तौर इस मामले को साइड पर लगाने के चक्कर में था। तुम बेफिक्र हो, मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसके मुतल्लिक सोचती हूँ। वो मुस्कुराती। ज़ईम गहरी सांस भरता बड़ी हमदर्दी से असद के मुतल्लिक सोचने लगा। चाय खत्म करते ही सलवाई से बस अद्दे इस रात लंच के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गई। यार उमर और असद नाराज़ होंगे, इन्हें भी साथ ले लो, आधे घंटे का ऑफ है। वो कहता रहा, मगर वो इत्मीनान से बोली, ज़रा राज की बात है। पता भी तो चले ऐसी क्या राज की बात है। अपनी नशिश संभालते हुए पुरतजस्सुस अंदाज में पूछने लगा तो बालों में हाथ चलाती बशाशे से बोली, आज मेरा बर्थडे है और मैं इस दिन को किसी बहुत अच्छे शख्स के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही थी। अगर वो दोनों सुन ले तो इनको खासा सदमा पहुंचे। ज़ईम बेसाख्ता बोला तो वो हंसने लगी। वैसे तुम तो सन्नत याफ्ता अच्छी लड़की हो। वो शरारत से बोला तो सलवा ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा, क्या मतलब भाई, जिसकी तारीफ असद कर दे वो सन्नत याफ्ता ही हो सकता है। इसकी बात पर सलवा ने मुंह बनाया। इसे तो हर दूसरी लड़की को ये सन्नत जारी करने की आदत है, मगर तुम शायद पहली लड़की। वो बेख्तियार कहकर फिर इसे देखने भी लगा। वो बगौर इसी को देख रही थी। तुम हो किन ख्यालों में ज़ईम? इसके अंदाज में संजीदगी थी और इसके अंदाज ने ज़ईम को मोहतात कर दिया। मेरे ख्याल में हमें लंच का ऑर्डर दे देना चाहिए। इसने इस बात में सर लाते हुए कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। एक्सक्यूज़ मी, मैं 2 मिनट में आया। वो कुर्सी खिसकाकर उठा। माजरत ख्वाहाना लहजे में कहता काउंटर की तरफ बढ़ा तो बिला इरादा इसे देखने लगी। मोबाइल के बजने पर वाली रिंगटोन ने इसे चौंकाया तो इसने एक नज़र ज़ईम के मोबाइल पर डाली जो मेज़ की सतह पर थरथरा रहा था। शायद अस्पताल में कोई इमरजेंसी हो। इसे यूं ही ख्याल सा गुजरा तो मजीद कुछ सोचे बगैर इसने यूं ही इसका फ़ोन ऑन कर कान से लगा लिया। अल्लाह यार, एक कुलीग आ तू को लिया ये बाजी बनी जा रही है उठ के कि गया। अब उसको पर्सनल्स में भी इंटरफेयर करोगी। हॉस्पिटल में है तो भाई उसको आई होगी, तुम्हें तो नहीं आई होगी। तुम आई होती तो तुम्हारे फ़ोन पर आनी थी। एडी तो रहती नहीं हो रही बाजी। आज जी अच्छे इंसान दे नाल डिनर करन आई है ना। असद डंगर ने ना अपने आप कलाड़ी च पैर मारे जाके। डंगर जिहा बंदा पूछे तेनू मसला, तेनू पसंद आई तो खुद बात कर उससे। उन्होंने ज़ईम ने अगे कर दिता। हुण उन्होंने सलवा मलिक नूं ना ज़ईम पसंद आ गया होना। कहाँ है आप? पिछले आधे घंटे से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत मगर खफा खफा से नस्वानी लबो लहजा सलवा मलिक को थचका दे गया। एक वादा किया था जनाब ने, शायद भूल गए। आज लंच करा रहे थे मुझे। एक्सक्यूज़ मी, अभी ज़ईम नहीं है। सलवा ने बताया। रवैमा ने गड़बड़ाकर पूछा, आप कौन? जाने इसका सवाल ज़्यादा मुश्किल था या फिर वो भी कुछ तय नहीं कर पाई थी, इसलिए लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। चंद लम्हों के बाद ज़ईम इसके मुकाबिल था। सलवा ने इसे आने वाली कॉल के मतलब कुछ नहीं बताया। अलबत्ता इसका ज़हन इस नस्वानी लबो लहजे में उलझा हुआ था। अल्लाह आते पति मैंने लगता सलवा मलिक ना उहदी बाजी दे नाल उहदी अम्मी भी बन रही है और अभी इन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। इसकी मैसेज की टोन बोल उठी। वो अपना मोबाइल चेक कर रहा था। सलवा ने कनखियों से देखा। ओ नो, वो बेसाख्ता बोल उठा। क्या हुआ? सलवा ने पूछा तो वो कुछ सोचते हुए मुतासफाना अंदाज में बोला, आज मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट या कमिटमेंट? सलवा ने मजाकन पूछा। जो भी समझ लो। वो भी मुस्कुरा दिया। फिर अब वो मुंतज़िर नज़रों से देखने लगी। ज़ईम ने गहरी सांस भरी। फिर ये कि अब आराम से खाना खाया जाए, इस लंच का टाइम तो गुजर ही गया। वो मुतमिन से सर हिलाकर अपनी प्लेट पर झुक गई। आफ्ताब ख़ज़ां गिरती पड़ती नदी किनारे उतरी है। एक अनोखा पेड़ खड़ा है। पेड़ ने रास्ता रोक लिया है। पगडंडी हैरान खड़ी है, जिस्म चुराने आँख झुकाए दाएं बाएं देख रही है। जाने कब से बाहें खोले रास्ता रोके पेड़ खड़ा है। जाने कब से जिस्म चुराए आँख झुकाए पगडंडी हैरान खड़ी है। इसे शायरी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इसे शायरी समझ में नहीं आती थी, मगर आज यूं ही किताब हाथ लगी तो एक नज़म ने दिल के तारों को बहुत मद्धर अंदाज में छेड़ दिया। वो कितनी देर इस नज़म को गुनगुनाने वाले अंदाज में पढ़ती रही। वो कब से ज़ईम के फ़ोन का इंतज़ार करती थी। इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसने खुद फ़ोन कर लिया, मगर दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ में जवाब सुनकर वह हैरान रहेगी। हो सकता है कोई साथी डॉक्टर। फ़ोन बंद करने के बाद उसने खुद को इस तावील से मुतमिन करना चाहा। साथी डॉक्टर से ऐसे बेतकल्फाना रवाबत है कि वो जब चाहे इसकी फ़ोन कॉल अटेंड कर सकती है। वो खुद से उलझने लगी। हाय हाय, एक ज़ईम बेचारा, एक पासे रवैमा ते दूसरे पासे सलवा मलिक। मामला संगीन है। और काफ़ी देर उल्टी सीधी सोचों में घूम रहने के बाद जब वो ज़ईम से दिल ही दिल में खफा होकर गाड़ी की चाबी लिए निकलने लगी तो मामा ने इसे आवाज़ दे दी। हर वक्त बाहर रहने जाने के लिए पर तोड़ती रहती हूँ, कभी हमें भी टाइम दे दिया करो। वो तंज कर रही थी। रवैमा ने सुलगती नज़रों से इन्हें देखा। ये गिले शिकवे तो हमारे मुंह से अच्छे लगते हैं। आपने तो बहुत आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है मामा। इसका लहजा भी तल्खी लिए हुए था। तुम्हारा मिजाज हर वक्त सवा नेज़े पर रहता है। बैठो तो ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो ज़रा मध्यम पड़ी। ज़रा जल्दी मम, मुझे कहीं पहुँचना है। वो सोफे पर टिग्गी अंदाज में रखाई थी। तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्रपोजल है। वो सीधे सफा बोली। रवैमा चौंकी। इसके लिए पहला प्रपोजल नहीं था। फिर अब क्या ख़ास बात होगी? तो ये क्लक थी। इसने बेतनाई से पूछा तो वो ठिठक गई। फिर कदे खुशगवार मूड में बोली, पूछोगी नहीं किसका प्रपोजल है जिसका मैं तुम्हें बतौर ख़ास बता रही हूँ? नहीं। रवैमा सरदमोहरी से कहकर उठ खड़ी हुई। ज़िंदगी तो इन्हें गुस्सा आया। ज़िंदगी मजाक या खेल नहीं है रवैमा। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी कोई खेल नहीं है कि जिसे कोई भी खेल ले। अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक ये अहम फैसला मैं खुद अपनी मर्ज़ी से करूँगी। वो अटल लहजे में कहती रही। मैं तहैयर करिए। तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करोगी? हाँ, मगर इसे अरेंज आप लोग ही करेंगे, बेफिक्र हैं।
वो मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट में तमानियत का रंग था। तभी खुद को कदरे मध्यम करती बोली, रवि डार्लिंग, समझने की कोशिश करो, फारूक कपाड़िया का रिश्ता है तुम्हारे लिए, पागल है वो तुम्हारे पीछे। वो रवैमा के जहन में 35-40 साल फारूक कपाड़िया घूम गया। वो तंजिया बोली, जो पार्टी में मौजूद हर औरत को घूरने और इसके पीछे पागल होने के खबत में मुब्तला है, मगर तुम्हारे लिए इसने अपना प्रपोजल दिया जो किसी और के लिए नहीं दिया। मामा ने तहम्मुल से कहते हुए जैसे से इसकी खुश किस्मती का यकीन दिलाया, तो रवैमा ने नागवारी से कहा, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से मामा, और शायद आपको याद नहीं रहा कि पिछले 3 सालों में 2 बीवियों को फारिग कर चुका है। सो व्हाट, फारिग कर चुका है, रख तो नहीं रहा ना? वो मुतमिन थी। इस मौजू को छोड़ दे मामा, ख्वामखा आपका या मेरा मूड खराब होगा, बल्कि इसे भूल जाएं। अगले हफ्ते तक फारूक का पाड़िया किसी और के पीछे पागल हो रहा होगा। रवैया मैंने हकीकत बयान की। अब की बार इन्हें गुस्सा आ गया। तुम इस बात को मजाक में मतलब, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे इनकार से हमारे बिजनेस को मिलने वाला फायदा खसारे में बदल जाएगा। मेरी कीमत लगा रही हैं आप? वो भी गुस्से में आने लगी। इसे तुम जो भी समझो, पाला पोसा पढ़ाया लिखा है तुम्हें, जरा सा सिला नहीं दे सकती बाप को? ये आपसे पापा ने कहा है? वो बेयकीनी से देख रही थी। ये मैं तुमसे कह रही हूँ, तक काफी नहीं क्या? इन्होंने जवाबन कहा, खुदा के लिए मामा बस करें। वो दफ्तन चीख उठी, स्टेटस प्लस बिजनेस प्लस न काम शादियां न काम जिंदगी, ये बात आप समझ क्यों नहीं चाहती? तुम जिंदगी को मुझसे ज़्यादा नहीं जानती। वो सरदमोहरी से गोया भी रवैमा बुलंद आवाज़ में इसकी बात काट के बोली, ये भूल है आपकी मामा, मैंने ज़िंदगी को आपसे ज़्यादा बढ़ता है। बचपन से लेकर आज तक माँ बाप की तवज्जो मोहब्बत के लिए तरसी हूँ। गवर्नेंस के ठंडे सीने से लगकर ममता ढूंढती रही हूँ मैं। फिर हॉस्टल की ज़िंदगी खुद पौधे की तरह बड़ी हूँ मैं। और बात करती हैं पालने पोसने की, यूँ तो जानवरों के बच्चे भी पल जाते हैं। वो जहर खुंद हो रही थी। इसकी मम्मा हक्का बक्का से जहर उगलता देखती रही। वो गाड़ी लिए अस्पताल के बाहर ज़ईम का इंतजार करती हुई इसकी आंखों ने एक नापसंदीदा नज़ारा देखा। वो यही समझ रही थी कि ज़ईम अपनी ड्यूटी पर है, और अस्पताल के बाहर इंतजार करने की वजह भी यही थी कि वो इसको यहीं पकड़ लेती। मगर अभी इसकी मोटरसाइकिल आकर अस्पताल के गेट से अंदर दाखिल हुई तो ज़ईम के पीछे बहुत इस्तेहकाक से सलवा मलिक को बैठा देकर वो देखती रह गई। हेलो तो पता नहीं की पढ़न चक्कर च सलवा मलिक तो भी ज़ईम भी उन्होंने नाल झूठे दे जाता पे। ज़ईम दा ते कोई हाल नहीं। फिर डोर फेटे मुँह। ज़ईम के शाने पर हाथ रखे से बहुत करीब वो गहरी होती शाम से बेनियाज समंदर के किनारे सर पटकती मौजों पर चलती खुद फरामोशी की गिरफ्त में थी। बार बार सलवार ज़ईम के हंसते चेहरे ने तस्वर की स्क्रीन पर आकर इसे डिस्टर्ब कर रहे थे। वो थक कर रेत पर बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि ज़ईम को कब दिल में बसा बैठी बस कोई लम्हाती तलस्सुम अब दिल की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ रही थी। वो मेरा नहीं है, इस हकीकत का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी, मगर ये हकीकत थी। एक आंसू इसकी आंख से टपका और रेत में गुम हो गया। इसने रेत पर अपना और ज़ईम का नाम लिखा, लेकिन शायद यूं ही कुदरत हम दोनों का नाम भी इकट्ठे। इसके दिल में बहुत शिद्दत से ख्वाहिश उभरी तो वो अपने अंदर उमड़ती रोने की ख्वाहिश को बमुश्किल दबाती घुटनों में मुंह देकर बैठ गई। ज़ईम रवैमा के घर आया तो वो टीवी के लाउंज में बैठी स्पोर्ट्स चैनल पर वर्ल्ड कप की झलकियां देख रही थी। ये इस साल का सबसे बड़ा सानिया है, ज़ईम ने ऊंची आवाज़ में कहा, फिर सलाम करता इसके साथ सामने सोफे पर बैठ गया। वो बड़ी संजीदगी से इस्लाम का जवाब देने का फिर से क्रिकेट मैच में महव होने की तैयारी करने लगी कि इसके सामने किसी और चीज़ को अहमियत देने को जी ही कब चाहता था, मगर अभी तो इससे बहुत नाराज़ थी। पाकिस्तानी टीम हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, फिर तुम क्या देख रही हो? ज़ईम को इसकी खफकी में मज़ा आया। वो इसकी नाराज़गी अच्छी तरह समझ रहा था। जो खेले इनको देख रही हूँ, बरजस्ता बोली तो ज़ईम हंसने लगा। ये सही कहा तुमने, फाइनल तक तो असल खेलने वाली टीमें ही रह जाती हैं, गुल्ली डंडा खेलने वाले जल्दी बाहर हो जाते हैं। इस पर वो खामोशी से मैच देखती रही। ज़ईम ने इसे तंग करने के लिए रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। बाकी की तफसील तुम्हें मैं बता देता हूँ, शरारत से कहा तो वो खफकी से देखती वहाँ से उठकर जाने लगी। ज़ईम ने इसे रोकने की खातिर इसका हाथ थामा और इसे खींचा। अब जाने वो तवाज़न पर किरानी रख पाई है क्या, मगर सीधी ज़ईम पर आ पड़ी थी। खुशबुओं का एक ढेर था जो ज़ईम को खुद पर लदा महसूस हुआ। बहुत जल्द संभल गई थी, मगर इतनी देर में दिल की दुनिया उलट पलट कर रहेगी। सॉरी। ज़ईम शर्मसार था। मैं तुम्हें रोकना चाह रहा था। इट्स ओके। वो दिल में छुपे जज्बात को छुपाए रखने की खातिर संजीदगी से बोली तो ज़ईम मुस्कुरा दी। नाराज़ हो गंदे बच्चों की तरह? मैं बच्ची नहीं हूँ, तलक कर बोली। अच्छा, मुंह तो बिल्कुल वैसे बना रखा है, ज़ईम ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो वह नाराज़ नजरों से देखती सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी। ज़ईम इसके यूँ करीब आने पर संभल कर बैठ गया। मुझे तो इससे भी बुरा मुँह बनाना चाहिए था, ये तो मरब्बत में कुछ अच्छा ही बनाया हुआ है। रवैमा ने खफी से कहा तो बेसाख्ता हंसती और इसी बेसाख्ती से रवैमा बोली, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ओफो। वो चैप सा गया। रवैमा को फिर से याद आया कल वो किसी और के साथ था एंड लंच टाइम पर। सॉरी, ऐसे कमेंट पास कर दिया मैंने, हमारी अब दोस्ती तो नहीं रही ना? और संजीदा आते हुए बोली तो ज़ईम ने बमुश्किल हंसी दबाई। मैं तुमसे सॉरी कहने ही आया था। आपसे दोस्ती के तकाजे तो निभाए नहीं जाते, दोस्ती क्या निभाई जाएगी? वो इसके बात पर ध्यान दिए बगैर बोली। रियली वेरी सॉरी रवैमा, एक ज़रूरी काम आ गया था, बस इसी वजह से। इसका दिल दुखने के ख्याल से ज़ईम ने मसलतन झूठ का सहारा लिया, मगर इसे खबर न थी कि रवैमा इसे और सलवा को मलिक को साथ साथ देख चुकी, वरना वो कभी भी गलत बयानी की कोशिश न करता। और वाकई रवैमा तासुब से देखी गई। आप झूठ बोल रहे हैं? इसने पूछा नहीं बल्कि यकीन से कहा। ज़ईम गड़बड़ा के भूरी कांच जैसी दो शफाफ आंखें इसके बहुत पास दिल में उतर रही थी। क्या मतलब, मैं झूठा हूँ क्या? वो संभलते मसनूई खफकी से बोला। नहीं, मगर इस वक्त झूठ ज़रूर बोल रहे हैं। वो अब भी इसकी आंखों में देख रही थी।
तुम्हें क्या इल्हाम हुआ है? ज़ईम अंदर ही अंदर हैरान था। कहाँ थे आप कल? वो बेहद संजीदा थी। ज़ईम ने कुछ मोहताज से अल्फाज इकट्ठे किए। यूं ही बस कल एक दोस्त के साथ खाने पर निकल गया, मगर यकीन करो अगर इस वक्त भी मुझे एक लम्हे को भी तुमसे किया वादा याद आ जाता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। रवामा को इसकी गलत प्यारी पर तासुफ हुआ। आपने मेरे अलावा भी किसी लड़की से दोस्ती की हुई है? इसने बेयकीनी से पूछा तो तजब्ज़ब का शिकार हुआ। दोस्ती तो नहीं, हाँ कोलीग्स है मेरी। इनसे अच्छी बातचीत है, सोचकर कहा। इससे तो नहीं पता था कि मुकाबिल किन सोचों के सहरा में निकल चुका। इन्हें भी लंच कराया होगा कभी? अब की बार वो चौंका। कम मौन रवामा, सॉरी कहा ना मैंने, इसे बहलाने वाले अंदाज में कहा, मगर वो इसी ज़िद्दी लहजे में बोली। बताए ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पड़ता है, वो जारहाना अंदाज में बोली। ज़ईम ठिठक गया। इसे रवामा के अंदाज बहुत बदले बदले से महसूस हो रहे थे। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए रवामा, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक अलग जगह है। इसके होंठों से लफ्ज़ निकले थे या इसने कोई सूर फूंका था। रवामा जैसे हवाओं में उड़ने लगी। बहरहाल आपको इसको पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी। ओ श्योर। ज़ईम इसका मूड ठीक होने पर शुक्र अदा करने लगा। आइंदा के मतलब क्या सोचा तुमने? वो इस नैया को पार लगा ही देना चाहता था। असद की रोनी सूरत आंखों के सामने नाच रही थी। चाय के कप पर इसने सरवा का अंदिया लेना चाहा। इरादे तो बहुत नेक है, बस किस्मत यावरी कर जाए। वो मीठी निगाहों से देख रही थी। किस्मत की तुम फिक्र ना करो, मुझे यकीन है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी लिखी गई है। ज़ईम ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा जी, पामिस्ट्री है? वो भी मुस्कुराई। कुछ इशारा सा। ज़ईम ने मानी खेजी से कहा तो वो बोली, ओके चलो आजमा लेते हैं। वो कौन है जो मेरे लिए बना? इसने मुस्कुराहट दबाकर यूँ पूछा जैसे कि जवाब अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। ज़ईम ने से यकीन दिलाया। वो जो भी यकीन मानो बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बल्कि तुम्हारी नजर करम का मुंतज़िर है। सलवा का दिल चाहा वो हवा में उड़ने लगे। सामने बैठा ये शख्स इसने नज़र भर के देखा। पता नहीं वाकई इतना प्यारा ये मुझको लगता है। इसका दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा, पलके लरसने लगी। तो इसे चाहिए कि मुझसे कह दे अपने दिल की हर बात। इसकी रंगत तमतमाने लगी। गोया तुम्हारी तरफ से इजाज़त है? ज़ईम को खुशगवार सी हैरत हुई। सलवा ने ज़रा सी पलके उठाकर इसे देखा और इस बात में सर लड़े। तो मैं अभी जाकर इस डफर को खुशखबरी सुनाता हूँ और कहता हूँ कि फ़ौरन अपनी अम्मा को लेकर तुम्हारे यहाँ पहुँचे। बस हंसते हुए चाय का कप रख कर उठा। सलवा को धचका लगा। कौन? किसे? मुँह उठाकर तहैयर से देखा। असद कब से तुम्हारी राह में बैठा, अब कहीं जाकर तुम्हारी नज़र पड़ी है इस पर। वो हंस के बोला। सलवा खाली जहनी कैफियत में से देखे जा रही थी। वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगा जब वह हज़ियानी अंदाज में चीख उठी, ज़ईम रुको! क्या हुआ? मुतफक्कर सा पलटा। इसकी उड़ी रंगत और अजीब सी कैफियत ने से पल भर में ठटका दी। सलवा की आंखें लबालब भर गई। वो नहीं ज़ईम, असद नहीं तो फिर कौन मुतहैयर था? तुम, सिर्फ तुम। वो सलवा की सरगोशी गूंजी और आंसुओं में डूब गई। ज़ईम साथ खड़ा रह गया। होना राम है, होना सद ਨੂੰ 76 ਵਜੇ ਬਾਂਦੇ तू भेज ला दोस्त ਨੂੰ चवल जिया अही आप कोशिश करता तो उन्हें तेरे वाले हो जाना सी। वो 2 दिन से मुसलसल घर में मुंह छुपाए बैठा था। इसकी जगह उमर ऑन ड्यूटी था। खराबी तबीयत का तबाह का बहाना करता तो हर कोई खबरगेरी को आ जाता। तो इसने मुल्तान जाने का बहाना बनाकर 3 दिन की छुट्टी ली। सलवा मलिक वो अभी तक मुतहैयर और बेयकीनी की कैफियत में था। भला वो कब, कैसे और असद इसे क्या जवाब दूंगा मैं? वो वहशत का शिकार था। जू सोचता ये मामला मकड़ी के जाले की तरह इसे जकड़े चला जाता। असद से तो वो नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। इसका जी चाहा कि वाकई मुल्तान वापस लौट जाए। या खुदा, इसको जहन थकने लगा। और मैं, इसने इतने सारे अरसे में पहली बार अपने दिल को टटोला। मेरे दिल में क्या है? इसने दिल का हर खाना देख लिया मगर कहीं भी कोई शबीर नहीं दिखी तो कदरे मुतमीन हुआ। तो सलवा मलिक, मैं तुम्हें इस राह पर लाने का गुनाहगार नहीं हुआ। खटके की आवाज़ पर इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो असद को पाकर साख्त रह गया। अच्छा तो ये अशिया और ये बहाने से छुट्टियाँ। वो अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर इमरान ने बताया कि तुम्हारे कमरे में दरवाज़ा लॉक नहीं। मैंने सोचा चल के फ़ौरन देखना चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारे साथ वाले रूम में रहते हैं। सुबह तुम्हारा दरवाज़ा खुला देखा था इन्होंने। वो आज सुबह ही वापसी हुई है। वो हकलाया। असद इसके बिस्तर पर गिर गया और उसे घूरा। क्या बात है, बैठो ना। वो चौंका, फिर कुर्सी पर बैठते हुए इस पर चोट की। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। ठीक है, इसे भी अपना कमरा समझो। वो हंसा। ज़ईम ने फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफा किया। दरहकीकत इसे असद की आमद बल्कि नागहानी आमद ने परेशान कर दिया था। वो खुद को इसे मुँह दिखाने के काबिल नहीं समझ रहा था। खैरियत रही ना? ज़ईम ने मोहतात अंदाज में पूछा तो वह संजीदा होते हुए उठ बैठा। यार अम्मा बहुत तंग कर रही है, वो मेरे लिए अपनी भांजी को पसंद कर चुके हैं। वो तो मेरी जिद थी कि सलमा मगर बहुत लेट हो गया। मैंने पूछा था इससे। वो बेसाख्ता बेख्तियारी बोल गया। क्या क्या कहा इसने? साथ की आंखों में चमक उभरी। ज़ईम का जी चाहा अपनी ज़ुबान को दांतों तले दबा दे ताकि इसे बेख्तियारी की कुछ तो सज़ा मिले। वो अभी नहीं। असद, वो नजरें चुरा गया। कौन? मेरा मतलब है कोई और तो नहीं है ना? वो बेताबी से पूछने लगा तो ज़ईम की पेशानी अरके नदामत से चमक उठी। वो चंद दिनों तक जवाब देगी, खुद ही तुम्हें बता देगी शायद। ज़ईम उठकर फिर से साथ ही पूछा, चाय पियोगे? चाय को गोली मारो यार, ये इंतज़ार फरमाने की वजह नहीं बताई इसने। वो तिलमिला रहा था। ज़ईम पलटा, गहरी सांस खींची, कुर्सी पर दोबारा से धंस गया। सब्र का फल मीठा होता है असद, इसे टाइम दो। मैंने इसे तुम्हारे जज्बात पहुंचा दिए, उम्मीद है वो अच्छा ही फैसला करेगी। ज़ईम ने संजीदगी से कहा तो वो सर हिलाकर रह गया।
क्या बात है, 3 दिन की छुट्टी और घर वालों से मुलाकात भी मूड को फ्रेश नहीं कर पाई। उमर ने इसकी खामोशी को महसूस किया, वो बदिक्कत मुस्कुराया। मिल के आए हो तो जुदाई ज़्यादा महसूस हो रही है। सलवा तुम्हारा पूछ रही थी, इसे ख्याल आया तो वो बताने लगा, जबकि ज़ईम के असाब तन से गई। इसी पल से वो डर रहा था। वो रूम में पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर सलवा मलिक को विराजमान पाया। एक जूनियर डॉक्टर को किसी केस के मतलब समझाकर वो फ़ौरन इसकी तरफ मतवजा हुई। क्या हाल है? ठीक। वो जूनियर डॉक्टर को कमरे से निकलता देखकर सजस्री अंदाज में बोला, और घर वाले सब? वो अच्छे मूड में थी, वो भी। ज़ईम का अंदाज हमस वही था, बेतना और बेनियारी से भरपूर। चोर नजरों से रेस्ट वॉच देखी, टाइम तो हो गया था, फिर वो आ क्यों नहीं रही? वो बेचैन होने लगा। क्या बात है ज़ईम, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो मुतफक्कर होने लगी तो वो हल्के से मुस्कुराया। अभी हाल चाल बताया तो तुम्हें? लग तो नहीं रहा ठीक। वो मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रही थी, शायद वो किसी इतराफ़ का इंतजार में थी। ज़ईम ने झंझलाकर फिर से कलाई पर बंधी खड़ी देखी। क्या बात है, किसी का इंतजार? वो कहने लगी थी कि एक झटके से दरवाज़ा खुला, खुशबुओं में बसी वो खूबसूरत सी लड़की अंदर दाखिल हुई तो ज़ईम बेख्तियार खड़ा हो गया। फारिग हो गई, अभी भी मरीजों से मुज़ाकरात जारी हैं? वो खिलखिला कर पूछ रही थी। रवैमा, सलवा से फ़ौरन पहचान की वो एक एक्सीडेंट केस के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी। मैं बिल्कुल फारिग हूँ तुम्हारे इंतजार में। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, आपने कहा था पिंक और वाइट कलर पहनने को, मैं अभी बुटीक से शॉपिंग करके पहन के आ रही हूँ। वो कदर पुरजोशी थी। अब की बार सलवा ने इसे ध्यान से देखा और यही ध्यान ज़ईम चाहता था। सो सॉरी, मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें ये सूट गिफ्ट करता। ओके सलवा, मुझे रवैमा को लंच पर लेके जाना, वरना ये खफा होगी और ऐसा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो बातों बातों में कहता आखिर में ठहरे हुए लहजे में बोला और रवैमा के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। तुम इस कलर में बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल मेरी सोच की तरह। इसकी आवाज़ निकलते निकलते सलवा के कानों में आई, जहन वो कितनी देबुत बनी खड़ी रही। किसी खटके पर बेतरह चौंकी, हाथ से छुआ तो पलके नम और रुखसार के लिए। अरे वो खुद पर हंसी तो कई आंसू पलकों की बाट तोड़कर रुखसारों पर आ गए। सब ठीक हो जाएगा, अभी नई नई चोट है ना। इसने जैसे दिल पर मरहम रखना चाहा। ज़ईम का पैगाम वो अच्छी तरह समझ की थी, मगर अभी तो इस दिल को समझाना था। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। वो दोनों बाजू इतराफ में फैलाकर लॉन में घूम सी गई। ज़ईम सोचो के जाल से निकलता इसकी तरफ मतवजा हुआ। अच्छा, आज ऐसी कौन सी दौलत तुम्हारे हाथ में लग गई? वो हंसी, खिलखिलाती हुई हंसी जैसे फूल खिल उठे हो, सफ़ेद और गुलाबी फूल। ज़ईम संगमरमर के बेंच पर इस्तदादा था और इसके पास आ बैठी। इसलिए कि आज आप मेरे साथ हैं। इसकी बात सुनकर ज़ईम मुस्कुरा दिया। वो तो मैं पहले भी होता हूँ। रवैमा ने नफ़ी में सर लाया। आज आप इस डॉक्टर को छोड़ के मेरे साथ आए? इसके तमानियत से कहने पर ज़ईम चुप सा होकर इसे देखने लगा। क्या नाम था इसका? सलवा मलिक। ज़ईम ने मरे मरे लहजे में कहा। हाँ, सलवा मलिक। रवैमा ने इसे इत्मीनान से दोहराया, फिर ज़रा हंस के बोली, अच्छी थी, मगर आपके आपके साथ अच्छी नहीं लगती थी मुझे। आखिरी लफ्ज़ इसने कदर तौक़ुफ़ के बाद अदा किया। मगर ज़ईम का ज़हन इस वक्त इस कदर परागंदा सोचों की जद में था कि वो इसकी खुशी और तमानियत की वजह नहीं समझ पाया। वह सर हिला के रह गया। मेरा एक प्रपोजल आया। चंद लम्हों तक इसे देखते रहने के बाद रवैमा ने इसे इत्तला दी। वो सोचो कि बमुश्किल झटकता है इसकी तरफ मतवजा वो मुस्कुरा दी। दैट्स गुड। रवैमा की आंखें हैरानी से फैली। क्या मतलब? व्हाट गुड? मतलब ये कि प्रपोजल का आना अच्छा शगुन है। ज़ईम ने इसे समझाया। मगर मेरे लिए इसका प्रपोजल आना अच्छा शगुन बिल्कुल भी नहीं है। वह हठीले अंदाज में बोली तो ज़ईम ने बेसाख्ता पूछा, और तो तुम्हारे लिए किस प्रपोजल का आना बेहतरीन होगा? रवैमा ने जिस्म भरी एक निगाह इस पर डाली। क्या आप सीरियस हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? यही कि वो कहते कहते थमी। वो पूरी तरह इसी की तरफ मतवजा था। भूरी आंखों की चमक, गुलाबी लबों की मुस्कुराहट और रुखसारों की तमतमाहट, एक अनोखी दास्तान थी। वो आप हैं। इसकी पलकें रुखसारों पर झुक गई। खूबसूरत कटाव वाले होंठों की मुस्कुराहट में एक महजूब सी कैफियत थी। क्या? ज़ईम को जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। बेयकीनी से देखने लगा। मैं क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी सोच की रसाई रवैमा के ख्याल तक कभी नहीं हो सकती थी। सो इसका तहय्युर इसकी बेयकीनी हकीकत थी। आई लव यू ज़ईम। इसकी आंखों से आंखें मिली तो इसकी चमक ने ज़ईम को हैरान किया। मगर इसके अल्फाज, शट अप रवैमा, हमारा ऐसा मजाक नहीं है आपस में। नरमी से डांटा। ये मजाक नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बोल रही हूँ। वो बेहद संजीदा थी, मगर लबों पर अनछुई सी मुस्कान। ज़ईम टेंस होने लगा। पहले सलवा मलिक और अब रवैमा सुहेल अब्बासी। दिमाग ख़राब है तुम्हारे रवैमा, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। ये सब फारिग वक्त की मशगलें मजाक में ही अच्छे लगते हैं। वो सख्त लबो लहजे में बोला तो दफ्तर रवैमा उठ के इसके कदमों में बैठ गई। क्यों ज़ईम, अपना आप क्यों छुपा रहे हैं? अब जबकि मैं खुद पहल कर चुकी तो आप अपने जज्बों का इजहार क्यों नहीं करते? वो बेहद जज्बातियत से बोली। ज़ईम शशदर सा इसकी शिद्दतों को देख रहा था। मेरे ना कोई ऐसे जज्बात है और ना ही मैं कोई चीप इजहार करना चाहता हूँ। तुम बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। रवैमा अब्बासी। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए बोला। रवैमा ने ताज्जुब से देखा। झूठ मत बोले ज़ईम, वो आपकी तवज्जो जो सिर्फ मेरे लिए थी वो क्या हुई? वो आपका मेरे हाथों को थाम लेना, इस जज्बे को आप क्या नाम दोगे? मुझे अपनी मन मर्जी के सांचे में ढालने की सही करना, क्या वो सब मोहब्बत नहीं थी? या खुदा, वो शौक से देख रहा था। बस, बहुत हो गया रवैमा, अब बस करो। वो सख्ती से कहता उठ खड़ा हुआ। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अब बस करें, वरना मम्मा मेरी शादी ज़बरदस्ती फ़ारूक का पाड़िया से कराने वाली है।
वो इसके मुकाबले लगी, शौक से करवाएं, तुम ये गलतफहमी दूर कर लो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। वो रखाई से बोला तो रवैमा ठिठकी, इसका बेलचक और मजबूत लहजा मजाक तो नहीं हो सकता था। इसका रंग उड़ने लगा। मजाक मत करे ज़ईम, ये मजाक नहीं हकीकत है रवैमा। वो इसकी बात काटते हुए तल्खी से बोला, मैंने तुम्हें वो तवज्जो दी तो तुम्हें घर से मिलना चाहिए थी ताकि तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे हाथ थामे तो महज अपने शुबे की तस्दीक के लिए, क्योंकि तुम स्मोकिंग करती थी, तुम्हारी उंगलियों पर सिगरेट पकड़ने का निशान था। रवैमा, इसमें मेरे जज्बात का कोई अमल दखल नहीं था, तुम मेरी मरीज़ा थी और बस। वो कुछ ज़्यादा बेतनाई पर उतर आया। रवैमा की आंखें लबालब भर गई। और बस, हाँ बस। इसका चेहरा फीका पड़ता देखकर ज़ईम का दिल पिघलने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी और मासूम भी, मगर ये स्टेटस, ये माहौल ज़ईम को सूट नहीं करता था। वो इसे नज़र चुराकर तेरी से वहाँ से हटा। इसी तेरी से रवैमा ने इसका हाथ पकड़ लिया। आपने मेरा हाथ चाहे जिस भी मकसद के लिए थामा, मगर मैं ये हाथ सारी ज़िंदगी के लिए थामना चाहती हूँ। वो रो रही थी। ज़ईम चिढ़ गया। बेवकूफ़ी मत करो, कहाँ मैं और कहाँ तुम। ना तुम्हारा माहौल मुझे सूट करता और ना मेरे माहौल में तुम रह सकती हो। कल को पछताने से बेहतर कि आज पछता लिया जाए। ज़ईम, प्लीज़ स्टेटस के फ़र्क को भूल के बात करें, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। वो बेहद यकीन से बोली तो ज़ईम ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम ये बेवकूफ़ी करती रहो, मैं इसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। वो तल्खी से कहकर वहाँ से चला गया। ज़ईम, ना जाए प्लीज़, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सब कुछ। वो रोते हुए ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। अपने कमरे की खिड़की से इस समारा तमाशा देखती चची जान तिल मिला रही थी। सब कुछ हार सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, सब कुछ। ये ज़िंदगी भी, हाँ ये ज़िंदगी भी। शायद तभी आपको यकीन आ जाए। वो खुद फरामोशी के आलम में बड़बड़ाते हुए तेरी से आंसू पहुँचती अंदर की तरफ बढ़ी। चची जान ने से कॉरिडोर में रोक लिया। तो ये आलीशान वजह थी फ़ारूक के प्रपोजल को रिजेक्ट करने की? वाह। वो तमस्कर से बोली। मुझसे बात ना करे इस वक्त। वो चिल्लाई और आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर चची जान ने इसका बाजू सख्ती से थाम कर इसकी कोशिश नाकाम बना दी। रुको और मेरी बात गौर से सुनो। बेवकूफ़ लड़की, ये गरीब टटपूंजिया डॉक्टर तुम्हें क्या देने वाला है? 4 कमरों का घर और महीने की लगी बंदी तनख्वाह। तुम्हारा एक सूट बल्कि एक जूता भी नहीं आ सकता इसकी तनख्वाह से। करोड़ों छोड़ रही हो। फ़ारूक अभी भी मेरे पीछे लगा है। ज़ईम के लिए इनके लहजे में तहकीर थी। वो जो पहले उल्टा दिमाग लिए फिर रही थी, भड़क उठी। लानत भेजती मैं फ़ारूक का पाड़ी और इसकी ब्लैक मनी पर। क्या मैं नहीं जानती अपनी बीवी से क्या क्या धंधे कराता रहा? वो सब कुछ जानते हुए अपनी बेटी को दाव पर लगा रही है। आई हेट हिम। वो नफरत से पुर लहजे में कहती ने गूंग हालत में छोड़कर तेरी से अपने कमरे में घुसी और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके इरादे खतरनाक थे। वो शीशे पंज में खड़ी खड़ी थी कि इसके पीछे जाएं या ना जाए। हाय, ऐसी माएँ भी होती हैं, ऐसी माएँ भी मार्केट में होती हैं। ऐसी माएँ बंदा दफा नहीं काट देवे फाड़ के। इसका जहन सही मानों में झंझरा के रह गया। पहले सलवा और फिर रवैमा, मगर जो दीवानगी वो रवैमा के अंदाज में देख के आया था, वो सलवा मलिक की होशमंदी में नहीं थी। बेवकूफ़, पागल है बिल्कुल। मेरा भला इसमें मेरा इसका क्या जोड़? वो 70वीं मरतबा दोहरा रहा था। जहन में इसकी आंसू भरी आंखें झिलमिलाती तो अपने दिल में हल्की सी बेचैनी महसूस करने लगता। इसे खुद से लड़ते पता नहीं कितनी देर होगी, मगर जहन से इसकी तस्वीर नहीं मिटी। ज़ईम ने बेख्तियार दिल को टटोला। वहाँ हल्का सा अनजाना सा दर्द था और वो वहाँ से चला तो आया था, मगर इसका आधा हिस्सा वहीं कहीं रवैमा के आसपास ही रह गया था। वो दिल की इस बेईमानी पर पहले तो शश्तर रह गया, फिर सख्ती से खुद को बहुत कुछ पावर कराता अपने बिस्तर पर दराज होकर सोने की कोशिश करने लगा। जाने क्या वक्त हुआ था, इसका मोबाइल फ़ोन मुसलसल बज रहा था। ज़ईम ने नींद की आगोश से निकलते मोबाइल उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ चचा जान थे। इन्होंने जो खबर सुनाई, इसने ना सिर्फ इसकी आंखों की नींद बल्कि तमाम हवास भी उड़न छू कर दिए। मोबाइल ऑफ करता वो तेरी से उठा, जूते पहनकर फुर्ती से मोटरसाइकिल की चाबियां ले बाहर निकला। ये क्या किया तुमने? इसका दिल परेशानियों की जद में था। तू जरा अन्ना बिस्तकार किया इसे, कुछ ना कुछ तो करना ही सी। एक मरतबा पहले भी इस अस्पताल में रवैमा के नोक के सिलसिले में आई थी और आज दूसरी बार इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। वो भागम दौड़ में अस्पताल पहुंचा। चचा जान इसे देखते इसकी जानिब लपके। इसकी हालत बहुत ख़राब है ज़ईम, इसे बचा लो, अल्लाह बचाने वाला, दुआ करें। वो उमर की मैयत में देरी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। चची चंद साख्त सी कॉरिडोर में रखे बेंच पर बैठी थी, वो भी इनके पास टिक के। सब्र करो, दुआ करो खुदा से कि वो ठीक हो जाए। वो थके थके अंदाज में बोले। खुदा हमसे नाराज़ है। रुपया कमाने की इस धुन में खुदा को हमने बहुत नाराज़ कर चुके हैं। रात 9 उम्र लड़कों का एक गैंग पकड़ा गया जो लोगों से मोबाइल फ़ोन और रकम लूटता था। सभी लड़कों का ताल्लुक ऊंचे घरानों से, महज थ्रिल की खातिर। इनमें दानी भी है, अपना दानिश। इन्होंने जैसे बम ब्लास्ट किया। चची जान ने फटी फटी नज़रों से इन्हें देखा। वो तो पहले रवैमा के गम में अधमुई हो रही थी, अब ये दानिश का किस्सा। तो आपने इसे छुड़ाया क्यों नहीं? तड़प उठी। सारा असर रसूख इस्तेमाल करके छुड़ाया इसे। दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर फिर क्या रहा था कि औलाद है अपनी। वो सुलगते लहजे में बोले तो वो रो दी। पता नहीं क्या गुनाह हो गया हमसे, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? चाचा जान ने इन्हें अजीब सी नज़रों से देखा। पैसा कमाने की धुन हद से ज़्यादा आज़ादी, हराम और हलाल से ना आशनाई, मजहब से दूरी, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पासदारी न करना, ये सब तुम्हारा कसूर भी तो है। घर का माहौल तो औरत ही बनाती है। सब कुछ बेकार है। रुपया, पैसा, ताल्लुकात, ये सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि खुदाए बुजुर्ग को बदतर इसकी जान ना बख्श दे। चची जान की आंखों से आंसू रवा थे। वो रात रवैमा की तरफ से खुटक चुकी थी, इसलिए सुबह जब वो देर तक ना उठी तो इन्होंने इसके कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। काफ़ी देर खटखटाने के बाद और आवाज़ें देने का कुछ नतीजा नहीं निकला। कुछ सोचने के बाद वो तेरी से अपने कमरे में आई। चाबियों का गुच्छा लेकर वो इसके कमरे के बाहर पहुंच गई। अंदर वो इन्हें बेहोशी बनी। नब्ज़ की रफ्तार बहुत धीमी थी। इन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने अस्पताल ले जाने को कहा। वो ज़िंदगी मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला थी। या खुदा, इन्होंने हाथों से चेहरा ढांप लिया। आज बहुत अरसे के बाद इन्हें खुदा याद आया था।
बरवक़्त अस्पताल पहुँच जाने की वजह से इसकी जान बच गई थी। होश में आते ही वो बेयकीनी से सबको देखने लगी और फिर नकाहत के बावजूद इसने वो शोर मचाया, रोई, चीखी कि हद नहीं। क्या हो गया रवि जान, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कहो क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? चचा जान इसके पास बैठ रहे तो इसके बाजू में सिमट गई। ज़ईम डैडी, मुझे ज़ईम चाहिए, और वो मुझे मुझे एक नज़र भी नहीं देखता। वो सारी कहानी समझ के सलमा मलिक गहरे सांस भरती कमरे से निकल गई। हर लड़की सलमा मलिक नहीं होती ज़ईम, देखो तुम्हारी चाह में बस ज़िंदगी की चाहत छोड़ बैठी है। मैंने तो दिल को समझा लिया था मगर वो बहुत इमेच्योर है, दिल को बहलाने के गुर से ना वाकिफ़ है। इसकी ज़िंदगी का पहला ख्वाब मत तोड़ो, इसके हाथों में गुलाब दो, आंखों का खूबसूरत सपने। सलमा मलिक ने बेहद संजीदगी से कहा। वो साख्त खड़ा सुनता रहा। वो इसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो आंखों पे बाजू रखे हुए थी। आहट की आवाज़ पर चौंक के देखा। ज़ईम को सामने पाकर इसकी निगाह धुंधला सी गई। बस होगी तसल्ली, अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए दोबारा इस ज़मीन पर भेज दी गई हो। ज़ईम ने चार्ट चेक करते हुए संजीदगी से कहा तो इसकी निगाहों में खफकी उतरे। मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। नहीं, कोई एक सरफिरा है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो इत्मीनान से कुर्सी घसीटते हुए इसके पास बैठा। चाचा जान के पास एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए और इनको यकीन है कि तुम इस शख्स के साथ खुश रहोगी। मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो दांत पीस के बोली। लो जी, खुदकुशी ना हुई, शादी होगी किसी फिल्म स्टार की, जब जी चाह कर ली। ज़ईम हंसता वैसे जहर लगा। इस शख्स की बेइतनाई नहीं तो इसे ज़िंदगी से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। अब की बार तुम भी मुझे बचा नहीं पाओगे, मैं इस अस्पताल में नहीं आऊँगी। वो गुस्से में कुछ उल्टा ही बोल के तो बेसाख्ता हंस दिया। बचाने वाली तो खुदा की ज़ात है, हम तो छोटे मोटे वसीले हैं। मुझे छुट्टी चाहिए यहाँ से। मुतलक होने लगी। खुदकुशी के लिए या शादी के लिए? ज़ईम ने भवें उचकाकर पूछा। मेरी मर्जी, मैं जो चीज़ चाहे करूँ। इसे रोना आने लगा। और वो क्या करे जिसकी किस्मत में तुम जैसी सरफिरी लड़की आई है? ज़ईम ने दफ्तन गंभीर लहजे में पूछा तो वो चिल्ला उठी। इसका मैं सर फाड़ दूंगी। ओहो, मारा गया ना वो गरीब। इसके कौन सा कज़न का अस्पताल है जहाँ जब भी चाहे फ्री एडमिट हो जाएगा? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। तो रवैमा का बस ना चला कि कुछ कर डाले। गुस्से में आकर बिस्तर से नीचे उड़ने लगी। ज़ईम ने तेजी से बढ़कर इसका हाथ थामा। मुझे मंजिलों से अजीज़ है तेरी राह गुज़र की मुसाफ़तें, कि लिखी हैं मेरे नसीब में अभी उम्र भर की मुसाफ़तें। इसी एक पल की तलाश में जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी, तेरी रह गुज़र में बिखर गई मेरी उम्र भर की मुसाफ़तें। वो धीमे मगर जज़ब से भरपूर लहजे में कहता है। इसकी धड़कनें बढ़ा गया। इस मर्तबा तुम्हारी मामा के पास मेरा प्रपोजल है। ज़ईम, इसके लिए बहुत बेआवाज़ खुले आंखों में नमी चमकी। मैंने सोचा कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी जान कुर्बान करने वाली लड़की, जान वारने वाली लड़की। वो शरारत से बोला। खबरदार। छेम के इसने मुक्का मारने को हाथ उठाया तो इसके हाथ थाम कर हंसता चला गया। अब रास्ते रोशन और मंजिल साफ और आसान थी। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये नावल बड़ा पसंद है। तो गलती इसके माँ बाप की थी, रवैमा के, जिन्होंने रवैमा को भी इस हाल में पहुंचाया। और यार जो ठीक है, पैसा होता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। और कि आप पैसा दे के आप अपनी औलाद की तरबियत ही मत करो। ठीक, पैसा आसाइशें दो लेकिन तरबियत भी तो करो ना। ना ही तरबियत करोगे तो फिर इदा दे हालात ही होंगे, फिर बाद जो सिर फाड़ के रोना पैंदा। तो खैर, अकल आ गई, लेकिन अकल एंड ते ही आई जो सारा कुछ भुगत लिता चची जान चची जान को अकल एंड पे ही आई। तो कैसा लगा? मुझे तो नावल बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।